हेलो फ्रेंड, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 5 है और अभी तक जो हमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं वो हम लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर हैं ये हमारा बेसिक जीएसटी के बारे में था और थोड़ा इंट्रोडक्शन था जीएसटी का कि जीएसटी का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है वो क्या है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर 4 से अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जीएसटी का सप्लाई उसको स्टार्ट किया था और ये आज हमारा लेक्चर 5 है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जस्ट सेक्शन 7 जो सप्लाई का है उसको टच किया था, तो उसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड आई होप कि लेक्चर अच्छा जाएगा हमारा और जो भी आपको क्वेरी आएंगी वो आप प्लीज़ मेरे शेयर करना जिससे मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है और जो भी हमारे क्लास के नोट्स होते हैं मैं आप उनको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। तो जो आज भी हम जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे यानी मेरे जो हैंड बाइंड नोट्स होंगे वो प्लस जो भी मैं चार्ट क्लाइंट अब जो आज की क्लास में यूज़ करूँगा वो चार्ट सब टेलीग्राम चैनल पे हैं और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन पे। वो जो लेक्चर 1 to 5 कोई सा भी लेक्चर देखेंगे उन सभी के नीचे लिंक पे आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें और जो भी नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन करें जिससे वो आपको अवेलेबल हो जाए, आपको दोबारा से कोई चीज़ लिखनी ना पड़े। एंड अगर वो आपको नोट्स नहीं चाहिए, आप अपने खुद के हैंड नोट बना रहे हैं या फिर आप खुद रेफर करना चाह रहे हैं तो फिर एज यू विश आप टेलीग्राम चैनल को ना भी ज्वाइन करें चलेगा, बट ज्वाइन कर लेंगे तो ये होगा अगर मैं फ्यूचर में कोई अपडेट डालता हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वो आपको जल्दी मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमने लास्ट लेक्चर में अपना जब स्टार्ट किया था सप्लाई का, तो हमने बस आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया था। वो उस टर्मिनोलॉजी के साथ ही हम इस लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर से जो भी हमारा सप्लाई का चैप्टर है उसको फ्रेश तरीके से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि देखो एक एग्जांपल है। अगर आप हमारे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बट आर्टिकल 366 ये क्या होता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 366 होता है। और अब आप सोचेंगे मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एक रेफर देना चाहूँगा। जो हमारा आर्टिकल 366 है ये डेफिनेशन का आर्टिकल है। जैसे कि नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया कोई भी एक्ट पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है उसमें जो आर्टिकल 366 है वो डेफिनेशन बताता है चीज़ों की। तो उसी में जो उसका रिलेवेंट क्लॉज होगा, मैं यहाँ पे क्लॉज रिफर नहीं कर रहा, ठीक है, जो उसका रिलेवेंट क्लॉज है वो कहता है कि जीएसटी क्या है। जब वो जीएसटी की बात करता है तो वो सिंपली ये कहता है कि जीएसटी इज टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में जीएस यूज़ कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विस। तो अब जैसे कि आप एक सीए हैं, ठीक है, सपोज करो आज आपका कोई क्लाइंट है, आपसे कोई जीएसटी की कंसल्टेंसी लेने आया है कि आपसे पूछेगा कि सर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, सर ये बताइए मेरी जीएसटी में एग्जम्पशन है कि नहीं, मैं क्या टैक्स रेट पर करूँ। लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपके बाद के क्वेश्चन होंगे। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उस सामने वाले पर्सन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता भी है कि नहीं। और जो एप्लीकेबिलिटी है वो जीएसटी की वो आती है सप्लाई से। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया किससे आएगी, वो सप्लाई से। क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई ही नहीं होगी तो जीएसटी नहीं होगा, जीएसटी ही नहीं होगा तो फिर हमें बाकी जो प्रोविज़न है जीएसटी के वो पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी स्टार्ट किया था, मैंने आपको सबसे पहले बोला था, तभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटे का डाला हुआ अपने यूट्यूब वीडियो में, मैंने इसलिए डाला था कि आपको थोड़े से कंसेप्ट मिल जाए कि सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीएसटी का। बाकी सारा जीएसटी एक तरफ, सप्लाई एक तरफ, सेक्शन भले भी एक है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी अपना आपके साथ अपना जो एक एग्जांपल यूज़ करा था, मैंने यूज़ किया था कि सपोज करो आपको फ्लैट बनाना है, आपको घर बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपका लैंड।
अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं है तो आप घर कहाँ बनाएंगे? घर आप बादलों में तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए बेस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी का सबसे बड़ा बेस है सप्लाई। अगर सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी ही नहीं है, फिर आपको आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, उसको उस ट्रांजेक्शन में देखना ही नहीं है। तो आपको ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ जो हमने लास्ट लेक्चर में आपसे एक बार डिस्कस की थी, जो हमने हल्का टच किया था, हमने आपको ये बोला था कि जो जीएसटी है वो क्या है, जो सेक्शन 7 डेफिनेशन में बताता था, वो क्या कहता था? वो कहता था जीएसटी इंक्लूड, जो हमने इसका बस सब क्लॉज फर्स्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसको हम आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और अपना पूरा सेक्शन खत्म करेंगे। आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे पूरा लेक्चर अपना ये, और फिर उसके बाद हम क्लास के जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे इस चैप्टर के वो कर लेंगे। फिर आपके डाउट्स के लिए एक वीडियो में लेक्चर बना दूंगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ, जो हमने पढ़ा था गुड्स एंड सर्विस, जिसको मैं जीएस लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर कंसीडरेशन, ठीक है, बाई ए पर्सन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिससे मैं यहाँ पे खाली बिजनेस लिख रहा हूँ। यानी अभी तक हमने जितना पढ़ा, जो सेक्शन 7A जो कहता है, वो आपसे बस इतनी बात कहता है कि सप्लाई है यानी जीएसटी लगेगा अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। वो कौन सी कंडीशन है? आप जिस चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं वो जीएसटी में गुड और सर्विस उसकी डेफिनेशन में आना चाहिए, ये है पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी? उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि आप जो गुड्स एंड सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंसीडरेशन के लिए। तीसरी जो की जा रही है वो एक पर्सन के द्वारा की जा रही है, यानी ऐसा नहीं है ना कि भूत आगे करे, ठीक है। अगर जीएसटी लगे तो भूतों पर जीएसटी नहीं लगेगा, लग सकता है अगर वो पर्सन की डेफिनेशन पे आ जाएगा। हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी, बट आपको एक जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और चौथा बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो मैंने आपको बस इतना टच किया था और मैंने आपको ये बोला था कि सुनो, जब मैंने आपको इसमें अपना एग्जांपल दिया था, जो मैं आपको दोबारा अपनी इस क्लास में दोबारा दे रहा हूँ, कि जैसे मैं हूँ, सपोज करो मेरे को छोड़ो, आप किसी भी और टीचर से कोई क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो आपने किसी टीचर से अकाउंटिंग क्लास ली। अब जब आपने अकाउंटिंग क्लास ली तो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है कि पढ़ाना गुड्स में आता है कि सर्विस में आता है, ठीक है, या नहीं भी आता है, बट आपको जस्ट कॉमन सेंस इतना तो आपको पता होगा कि कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो आपको गुड्स नहीं दे रहा, वो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमने जीएसटी में तो गुड और सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, लेकिन आप फिर भी मान लीजिए कि वो सर्विस में आता है। आगे हम देख लेंगे कि आता नहीं आता, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो वो आता है। तो एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है तो वो सर्विस में तो हो गया, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, वो आपसे कंसिडरेशन भी लेगा, आपसे फीस लेगा, ठीक है, तो उसकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अभी मैंने आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, ठीक है, बट जैसा आपको कॉमन सेंस में पता है, अब उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है, क्योंकि लॉ बनता है कॉमन सेंस से बनता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं लॉ कोई हवा हवा में बनता है, ठीक है। लॉ में काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि 90-95% तक लॉ जो होगा वो आपके ही कॉमन सेंस में होगा। मैं आपसे ही आंसर दिलवाऊंगा, आपके मन से खुद आंसर आएगा, हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है। बट कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ भी सेक्शन में, जहाँ मैं भी अपने हाथ खड़े कर दूंगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, तब मैं आपसे बोल दूंगा कि बेटा ये पॉइंट ये रट लो, बट ये बहुत माइनर पॉइंट होंगे ऐसे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, कोई टीचर जैसे आपको परवीन शर्मा सर हैं सीए के, ठीक है, मैंने भी उनसे क्लास हमारे टाइम पे पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो सपोज करो वो आपको अकाउंट पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी सर्विस में कवर हो गया, पहला पॉइंट पास हो गया। दूसरा, वो आपसे कंसिडरेशन भी लेते हैं एल लाइन, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने पैसे भी दिए तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा, परवीन शर्मा सर एक पर्सन है, ठीक है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चौथा, पढ़ाना उनका बिजनेस है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बिजनेस, सर कैसे कर सकते हैं बिजनेस है? तो देखिए आपको एक कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है कि एल लाइन जो कोचिंग सेंटर है वो बिजनेस कर रही है, वो फ्री में तो कोई चैरिटी कर नहीं रही, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो यानी जीएसटी है, यानी परवीन शर्मा सर
जो भी आपसे कंसिडरेशन ले रहे होंगे, जो भी आपसे फीस ले रहे होंगे, उस पर वो जीएसटी जमा करा रहे होंगे। अब आप आ जाओ सेकंड एग्जाम्पल मेरे पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी आपको सर्विस दे रहा हूँ। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, नहीं ले रहा, फीस तो मुझे दे नहीं रहे, न मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें क्या है कि अगर मैंने आपको कंसिडरेशन नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दूँ कि जब परवीन शर्मा सर आपको पढ़ाते हैं तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, आपको जीएसटी सप्लाई में आ जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ राहुल सेंगर आपको, तो मैं आपको सर्विस तो दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक पर्सन भी हूँ नॉर्मल सा, ठीक है। क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये मेरा बिजनेस है? ठीक है। इसमें आपके माइंड से भी आएगा, कुछ बोलेंगे सर है नहीं है, यूट्यूब पर फेमस होना चाह रहे होंगे, पता नहीं जो भी है। सपोज करो मैंने बोल दिया मेरा बिजनेस भी है, ठीक है। तीसरा, क्या मैं आपसे कंसिडरेशन ले रहा हूँ? क्या मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ? नहीं। जैसे मैंने यहाँ बोला नहीं, तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसके बेस में क्या हो गया कि परवीन शर्मा के ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये हुआ ना यहाँ तक, परवीन शर्मा के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है क्योंकि उनकी चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं है, क्यों? मैं आपसे पैसे ले नहीं रहा, ठीक है। ये बात हमारी, जब भी मैंने आपको बोला आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपसे आईसीआई पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे ऐसे एग्जाम्पल दे देता है कि मिस्टर एक्स हैं या वो सर्विस दे रहे हैं किसी को, ठीक है, बट वो अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब जितना आपने पढ़ा 7A के अकॉर्डिंग इतने पॉइंट तक, तो आप बताइए वो जीएसटी एप्लीकेबल उस पर है या नहीं है? तो आपका आंसर आएगा नहीं है, और आप बता देंगे क्यों नहीं है। तो आप सेक्शन 7 सब क्लॉज ए का रेफरेंस दे देंगे, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे कि जिस पर जीएसटी इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी हम आगे अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और जो भी पास एग्जाम में आए हैं, भले भी इंटर में आए हों, भले ही फाइनल में आए हैं, हम दोनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप उससे टेंशन ना लें। इसके साथ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सेक्शन पे नहीं आए हैं, देखो अभी मैं बेस बना रहा हूँ, सेक्शन में पढ़ेंगे भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब जैसे मैंने बोला कि जीएसटी पे 4 कंपोनेंट है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो गवर्नमेंट है, देखो अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, किसी एक्ट में डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का। बहुत से लोग इंटर के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने, क्या पता वो जीएसटी पहली बार लॉ पढ़ रहे होंगे, उससे पहले लॉ की क्लास ना लगाई हो। मैं आशा करता हूँ आपने लॉ थोड़ा बहुत तो टच किया होगा, बट सपोज करो आपने लॉ नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन का होता है। और गवर्नमेंट डेफिनेशन क्यों बनाती है, इसका एक रीज़न है। गवर्नमेंट जब सेक्शन 2 में डेफिनेशन बनाती है, तो गवर्नमेंट की एक मंशा ये होती है कि जो आप कॉमन सेंस में समझ रहे हो ना, उस चीज़ की डेफिनेशन आप उसको ना समझ के जो हमने बताई है आप उसको कंसिडर कीजिए, ठीक है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो मैंने आपको अभी तक ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाई इनमें से किसी की भी, तब भी आपके मन में कंसिडरेशन का मतलब क्या आया होगा? पैसा, ठीक है। गुड एंड सर्विस का मतलब क्या आया होगा? गुड्स मतलब सपोज करो ये मैं टी शर्ट पहन रखी, मैंने बेचता हूँ, गुड्स में आती है, ये मोटा मोटा आपको पता चल रहा है, ठीक है। सर्विस क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सर्विस में आती है, ठीक है। बाई ए पर्सन, जैसे मैंने बोला मैं इंसान हूँ, और बिजनेस यानी मैं सपोज करूँ मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में, एक कॉमन इंसान के माइंड में एक डेफिनेशन आती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जब कुछ चाहती है कि कॉमन इंसान की भी जो सोच है उसको लिमिट करना चाहती है कि भैया आप जो सोच रहे हो वो तो है, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट बनाती है डेफिनेशन। सपोज करो अगर ये गवर्नमेंट डेफिनेशन ना दे गुड्स एंड सर्विस की, तो नॉर्मल सेंस में भी आपको पता है गुड्स क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल सेंस में भी पता है आपको सर्विस क्या होता है। लेकिन जब कोई भी एक्ट किसी चीज़ की डेफिनेशन बताता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है, उसका जो मोटिव है वो ये होता है कि वो आपको ये कहना चाह रहा है, बेटा आपकी जो कॉमन सेंस है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमने डेफिनेशन दी आप उसको कंसिडर कीजिए, अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, ठीक है। वो बात अलग है, जो भी डेफिनेशन ये बनाएंगे मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन कॉमन सेंस में ही होंगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जो कॉमन सेंस में होंगी डेफिनेशन बनाई क्यों?
देखो कॉमन सेंस भी हर माइंड का अलग चलता है, हर इंसान का दिमाग अलग चलता है, ठीक है। जो मैं सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है वो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो कॉमन सेंस में कहीं डिफरेंस आ सकती है। तो ऐसा ना हो कि कोई खुद की डेफिनेशन कुछ और समझे, सर्विस कुछ और समझे। इसलिए गवर्नमेंट क्या बनाता है, इन एक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। तो हर एक्ट में एक सेक्शन 2 होता है, ठीक है, हमारे में भी है। तो गवर्नमेंट ने इसकी डेफिनेशन दी है चारों की। क्यों दी है, अब देखिए। अब जीएसटी एक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, सीजीएसटी एक्ट है, इसमें 174 सेक्शन है, फिर रूल भी हैं, ठीक है। तो इतने सेक्शन, इतने रूल्स, इतना कुछ है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट हर एक छोटी छोटी बात के लिए डेफिनेशन बनाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। गवर्नमेंट बस जो डेफिनेशन बनाती है वो उन्हीं चीज़ के लिए बनाती है जिनको उनको लगता है कि लोगों को उसमें एक तो डाउट आ सकता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को लगता है ये जो एस्पेक्ट हैं, ये जो मीनिंग है, ये हमारे लॉ को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग इसका दिमाग कुछ और सोचें। तो इसलिए गवर्नमेंट उसकी डेफिनेशन दे देती है पहले से ही, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपकी थिंकिंग है उसको अपने एक्ट तक लिमिट करना चाहती है। ऐसा ना हो बाद में आप बोलें कि मैं गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, ठीक है। कल को मैं ही बोलूँ, सपोज करो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको नया एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और सपोज करो जीएसटी का कंसिडरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, यानी पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जीएसटी इस टैक्स है ऑन गुड एंड सर्विस, ठीक है, बाय ए पर्सन फॉर बिजनेस। यानी जो सेकंड नंबर कंडीशन सपोज करो मैंने हटा दी, फॉर एग्जांपल के लिए हटा दी मैंने एक बार के लिए, ठीक है। जब मैंने सेकंड नंबर की जब मैंने कंडीशन हटा दी, तो अब 3 चीज के ऊपर जीएसटी है, सर्विस होनी चाहिए, पर्सन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो क्या पता मैं आप बोलूँ गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मैं सर्विस में तो आता नहीं हूँ, आप पे जीएसटी क्यों लगा रहे हो? तो ऐसा कोई आगे कल को ना बोल दे। तो गवर्नमेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनकी डेफिनेशन जरूर बनाएगा। देखो ये थोड़ा सा बात मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको आधे घंटे समझाई थी, मैंने दोबारा पढ़ाई है, ठीक है। जबकि इतना डिटेल में इस टॉपिक कोई नहीं समझाएगा। इसके रीजन मैंने क्यों बताई है, आपको डेफिनेशन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि डेफिनेशन किसकी, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ की डेफिनेशन क्यों दी है। और वही आप देखेंगे कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो मैं आपसे बोलूँगा कि कॉमन सेंस में ये, या मैं किसी और एक्ट का रेफरेंस दूंगा कि इसकी डेफिनेशन यहाँ से ले लो, ठीक है। गवर्नमेंट उसकी डेफिनेशन आपको नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा? गवर्नमेंट के लिए वो पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ हमको लगता है कि इससे पूरा जीएसटी या पूरा कोई एक्ट कवर हो जाएगा, उसकी वो डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में बना कर दे देगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे से डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बाकी भी आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेक्शन 2 कैसे बनता है, ठीक है। देखो जब मैंने अपना लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ मोटिव बस ये नहीं है कि मैं आपको जीएसटी खत्म करा दूँ, मोटिव मेरा ये है कि आपको लॉ पढ़ना भी आ जाए। तो जैसे मैंने आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन बताई थी मैंने, वहाँ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाई क्लास में। वो क्यों समझाई? वो इसलिए समझाई कि आपको एक एक पॉइंट डिटेल में पता हो कि हमारा लॉ कैसे बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ जब मैंने आपको सेक्शन 2 समझा रहा हूँ, अगर मैं कोई डेफिनेशन यूज़ करूँगा तो सेक्शन 2 तो हर एक्ट में होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो सेक्शन 2 है वो आपको एक याद रहे, वो किस चीज़ का होता है, तो डेफिनेशन का होता है वो आपको याद रहेगा, लेकिन वो बनाते क्यों है। कि लॉ मेकर जब आपकी सोच को थोड़ा लिमिट करना चाहती है लॉ तक, तब वो बनाएगी डेफिनेशन, ठीक है। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से। अब जैसे मैंने आप क्लास में बैच स्टार्ट करने से पहले बोला था, मैं आपको आईसीआई के मैटर से पढ़ाऊंगा। आईसीआई के मैटर से मैं आपको पढ़ाऊंगा नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ समझाने के लिए मैं अपने ये मैटर यूज़ करूँगा। सारा कुछ मैं पहले मैं यहाँ समझाऊंगा रफली में, उसके बाद फेयर से मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। आप ये जो मटेरियल है ये आप आईसीआई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डेली जो मैं जिसमें भी थोड़ा अपना रंगीन अपनी कलाकारी दिखाऊंगा, ठीक है, ड्राइंग करूँगा, वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो ये नोट्स होते हैं लेक्चर वाइज, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर देता हूँ हर लेक्चर के बाद। तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको रेफर करना है, ठीक है। इसके साथ जो मैं चार्ट आज दो तीन यूज़ करूँगा, मैंने ये भी डाल रखे हैं, वो वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई भी और मटेरियल यूज़ करूँगा मैं सीधा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। अब मैं चलते हैं आगे अपन। तो गुड की डेफिनेशन क्या है जीएसटी में, तो मैं बताऊं। गुड्स के लिए बात करता है सेक्शन 252 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सर आप बोलेंगे सर ये सीजीएसटी एक्ट कहाँ से आ गया? तो देखो
मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था हमारे पास बेसिकली 4 एक्ट है, CGST, IGST, SGST एंड UTGST। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में ही कि जो IGST एक्ट है, ठीक है, एक IGST एक्ट और एक जो दूसरा एक्ट है हमारा वो है UTGST एक्ट। तो उनके जो रिस्पेक्टिव सेक्शन है, जैसे IGST एक्ट का सेक्शन 20 है, उसने क्या बोला है कि हम अपने सारे प्रोविज़न जो उन्होंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया CGST एक्ट में है 174 सेक्शन, ठीक है, और जो हमारा IGST एक्ट है उसमें है 25 सेक्शन, टोटल 25 हैं। तो जो सेक्शन 20 है उसने क्या बोला, हम सारे प्रोविजन कॉपी करेंगे CGST एक्ट से। तो आप देखेंगे हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो CGST एक्ट की पढ़ेंगे। और मैंने आपको यही बताया था कि हमारे ICAI ने भी CGST एक्ट कवर कर रखा है आपके सिलेबस में। बाकी IGST एक्ट के कुछ सेक्शन रेफर कर रखे हैं जो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने सेक्शन 254 ऑफ CGST एक्ट पढ़ाया तो अगर अब ये IGST एक्ट में कुछ और लिखा होगा तो मैं आपको बताऊंगा IGST एक्ट में कुछ लिखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि IGST एक्ट और UTG एक्ट ने जो भी डेटा कॉपी किया होगा वो सेम किया होगा यहाँ से, किससे? CGST एक्ट से। उन्होंने कॉपी नहीं किया, उन्होंने एक सेक्शन बना दिया। क्या बनाया? IGST एक्ट में उन्होंने सेक्शन बनाया है 20 और UTGST में सेक्शन बनाया है 21। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमने प्रोविजन बना दिए वो तो ठीक है, बाकी हम प्रोविजन बोरो कर लेंगे CGST एक्ट से। तो आप टेंशन न लें, आपने क्या करना है, आपने बस याद रखना है जो भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा CGST एक्ट की। कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा IGST एक्ट की, जो उन्होंने दे रखी है वहाँ पे, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा ये IGST एक्ट की डेफिनेशन, वरना आप जो भी मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मैं सब आपको 99% आपको पढ़ाऊंगा CGST एक्ट का, क्योंकि वही एक्ट है, बाकी कोई एक्ट नहीं है, बाकी सभी इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो 250 CG एक्ट है जो हमारा, इसको रफली हो गया, इसका रुकना, दोबारा फेयर ले लेते हैं इसको, पेज की कमी तो है नहीं अपने पे, ठीक है। पेज तो भैया बता रहे हम पे, टेंशन ना लीजिए सर आप। तो सेक्शन 254 ये बात करता है गुड्स की। गुड्स क्या कहता है? ये कहता है गुड्स मीन्स, ये वर्ड मीन्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैं मीन्स का मतलब समझना चाहूंगा आपको। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? ओवर रूल, ठीक है। मैंने आपको इंक्लूड का मतलब समझाया था कि जहाँ जहाँ इंक्लूड लिखे उसका मतलब क्या है, कि ये जैसे मैंने सेक्शन 7 पढ़ाई थी डेफिनेशन की, जहाँ मैंने कहा था वहाँ इंक्लूड लिखा है, तो जहाँ जहाँ इंक्लूड लिखा हो उसका मतलब होता है कि वो डेफिनेशन काफ़ी वाइड है, यानी काफ़ी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कि उसमें जो पॉइंट उन्होंने लिख दिए वो तो आएंगे, बाकी और पॉइंट भी आ सकते हैं, उसके चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम मीन्स की बात करते हैं तो मीन्स का मतलब क्या होता है? ये एग्जॉटिव लिस्ट होती है। इसका मतलब क्या है? जो हमने बता दिया वो ही है, आप कुछ और ना समझें, ठीक है। तो मीन्स का मतलब आज के बाद आप कहीं भी एक्ट में पढ़ें, कहीं भी मीन्स लिखा हो, मीन्स इसका मतलब जो दे रखा है वही है, इसको एग्जाम्पल ना लें। अब जैसे यहाँ पे लिखा होता गुड्स सचेस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। लेकिन मीन्स का मतलब होता है जो लिखा है वही बात है, ठीक है। तो आगे जब भी कहीं भी मीन्स लिखा हो, ये बात अपनी नोट्स कर लीजिए, अपने नोट्स में कहीं नोट कर लीजिए। और नहीं भी नोट्स करते हैं तो जब मैं कोई डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जहाँ मीन्स आएगा, जहाँ इंक्लूड आएगा, मैं दोबारा बताता रहूँगा, तो वहाँ आप नोट्स पे लिख लेना, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 2 गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ये है अदर देन। इंक्लूड, फिर ये कहता है इंक्लूड क्या? एक्शनेबल क्लेम फर्स्ट, ग्रास एंड थिंग्स सेकंड, थर्ड ग्रोइंग क्रॉप। सर क्या कहना चाह रहे हो? एक सेकंड रुको, इतना मैंने लिख दिया। अब चलते हैं आईसीआई के मटेरियल पे, यहाँ आएंगे, इसके रुको, यह आईसीआई का मटेरियल, ये दी इन्होंने डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन आईसीआई ने दी है गुड्स की, तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? गुड्स मीन्स, ये डेफिनेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको याद रखना है, ये आपको 22 सबसेक्शन याद रखनी है,
सेक्शन सबसेक्शन 252 आपके दिमाग पर छप जाना चाहिए, याद रखना। ये जो डेफिनेशन है, ये जो भी मैंने आपको बताया जीएसटी कंपोनेंट है, ये 4 कंपोनेंट, इनमें से 3 डेफिनेशन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको पूरी ढंग से याद होनी चाहिए। बाई पर्सन आपको याद हो ना हो वो चल जाएगा, क्यों चल जाएगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये 3 आपको बाई वर्ड याद होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये MMP, इसको तो भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बोल दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन क्या बोला तूने भाई, यानी अदर देन का मतलब क्या है, यानी ये है नहीं है हिंदी में, यानी आई मैंने बोला गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन क्या, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड, क्या सर बोला यहाँ पे, क्या आ गया दोबारा, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स। तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है देखो, पहला क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा एक्शनेबल क्लेम, तीसरा ग्रोइंग क्रॉप, चौथा ग्रास एंड थिंग्स। और गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं है, वो है 2 पॉइंट, मनी एंड सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटी। ये मैंने यहाँ से क्यों समझाया, जब आपको एक बस आपको दिखाने के लिए, एक चीज़ समझाने के लिए, कि मैं आपको यहाँ से भी पढ़ाता जाऊँ, हमारा ऐसा ना हो ना मैं आपको नोट्स लिखते जाऊँ फिर मैं आपको यहाँ से ना पढ़ाऊँ, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको यहाँ से ये दिखाया कि आई से क्या कह रहा है, गुड्स की डेफिनेशन, आपको ऐसा लगे ना आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, और डेफिनेशन कौन सी है, सेक्शन 252 ऑफ CGST एक्ट, यहाँ पे लिखना चाहो लिख जो, वरना आप डीम करिए CGST एक्ट का ही है, जब IGST एक्ट को मैं बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है गुड्स के लिए, देखिए गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब है, सबसे पहले तो आप ये बात लीजिए, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल का मतलब क्या होता है आपके माइंड में, मूवेबल का मतलब क्या होता है, मूवेबल का मतलब होता है जिसको मूव कर सकते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जिसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको ये देना चाहूँगा, आप लोग 11वीं करके आ रहे होंगे, 12th में आपने अकाउंट पढ़ी होगी, तो मुझसे अच्छा आपको पता होगा मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको नहीं देना चाह रहा, लेकिन फिर भी आपको एक कॉमन सेंस में आपको जब भी आपको एग्जांपल रफली दे दूं कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो मूव हो सके, और दूसरी इसके विपरीत क्या होती है, इसके अगेंस्ट क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मूव ना हो सके। तो कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि लैंड, अभी घर है, ये यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो सकता है नहीं, तो ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। गाड़ी है, कार है, ठीक है, कार है या फिर कुछ और चीज़ है या फिर कोई गुड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, हाँ जा सकता है, तो वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, दूसरी जगह चली जाए, इसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, ठीक है, उसे बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इसको टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स से वो मत करना, ठीक है। टेंजिबल और इंटेंजिबल अलग है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो आपको दिखता है वो टेंजिबल है, ठीक है। जो नहीं दिखता वो इंटेंजिबल है, वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब जो मूव हो सकती है। तो ये इन्होंने क्या बोला, गुड्स मीन यानी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। देख लो ना आपने कितनी वाइड डेफिनेशन बनाई है, क्यों बनाई इतनी वाइड डेफिनेशन, इसका रीज़न है, क्यों रीज़न है कि भैया जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर सप्लाई नहीं है तो GST नहीं लगेगा। और सप्लाई के मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए थे कि सप्लाई डिपेंड करती है 4 चीज़ों पे। एक तो गुड सर्विस होना चाहिए, ठीक है, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, तीसरा बिजनेस, और चौथा बाई पर्सन। ये 4 मैंने आपको बताए थे पहले पॉइंट में। इन सब में आप देखेंगे आगे जाके, आगे के पॉइंटों में एक बार को अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी सप्लाई है। अरे सर आपने तो बोला कंसिडरेशन के बिना सप्लाई हो नहीं सकती, वो है, कुछ पॉइंट हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं,
कि जहाँ कंसीडरेशन यानी हमारा पॉइंट सेकंड नंबर पॉइंट है भी नहीं, ठीक है, हमारा कंसीडरेशन नहीं भी है, ठीक है, तब भी सप्लाई हो रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट आप ऐसे देखेंगे जहाँ बिजनेस नहीं भी है, ठीक है, तब भी वो उस पर जीएसटी आ रही है। लेकिन एक ये पॉइंट जो है गुड्स एंड सर्विस, वो तो आपको याद रखना है, ये हमेशा ही होगा, ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर क्या कहते हैं, दोबारा समझाइए। मैंने आपको बोला कि जीएसटी वैसे जब लगता है तो लगता है गुड्स पे, जब सप्लाई करोगे, सर्विस सप्लाई करोगे पैसों के लिए, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस है तो लगता है। लेकिन आगे मैं आपको आगे वाले ही क्लॉस में पढ़ाऊंगा, कुछ पॉइंट जीएसटी में ऐसे भी हैं कि जहाँ पैसे नहीं भी लिए हमने, तभी वो जीएसटी के दायरे में आ गए हैं, लेकिन वो पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जनरल रूल तो हमारा ये है कि पैसे लेंगे, कंसिडरेशन होगा, ठीक है, पैसे वर्ड यूज़ नहीं कर रहा मैं, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कंसिडरेशन, कि अगर कंसिडरेशन है तो जीएसटी है। लेकिन अब आगे जाके देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जहाँ कंसिडरेशन नहीं भी है वहाँ भी जीएसटी है, जो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसी बिजनेस के भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना नहीं भी है तभी मेरे पे जीएसटी लग रहा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये चीज़ आपको हमेशा रखनी है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तब भी ये डेफिनेशन अब गवर्नमेंट को बनानी है तो वो इतनी वाइड डेफिनेशन बनाएंगे कि जिसपे वो सब कुछ कवर कर ले। इसलिए उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन सब कुछ कवर कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने क्या बोला, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उन्होंने गुड्स बोल दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो तो रह गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने भी आपको सर्विस की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो जब वो आपको पढ़ा लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या रह गया क्या नहीं रहा। तो जीएसटी में गुड की डेफिनेशन में जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है गुड्स में आएगी। दूसरा, मनी एंड सिक्योरिटी, यानी मनी पैसा, ये आपकी जीएसटी पे नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है इस पे जीएसटी है, यानी ये गुड्स है। मनी एंड सिक्योरिटी नो जीएसटी, गुड्स ही नहीं है। तीसरा, एक्शनेबल क्लेम, ग्रॉस थिंग्स एंड ग्रोइंग क्रॉप, ये क्या है। तो देखो इन तीनों पॉइंट के ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना कॉमन यूज़ है, क्योंकि बहुत डिटेल में वर्ड है, जितना आपके लॉ के लिए ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, पहले एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है जो कि उन्होंने इंक्लूड करके जीएसटी डेफिनेशन में लाए हैं। ये क्यों लाए हैं, मैंने आपको बताया, जब भी इंक्लूड की डेफिनेशन गवर्नमेंट बनाती है सब, या फिर लॉ मेकर बनाते हैं, तो उनका इंटेंशन ये होता है कि भैया आप ये ना सोचें कि ये डेफिनेशन में है नहीं, इसलिए हम इसको इंक्लूड करके बता रहे हैं कि जो आप कॉमन सेंस में सोच रहे हैं वो तो है ही। कॉमन सेंस में क्या सोच रहे हैं, तो कॉमन सेंस में सोचने के लिए उन्होंने डेफिनेशन दे दी, तो हमें क्या सोचना है, सारी इमो प्रॉपर्टी, ये क्या है हमारी कॉमन सेंस में गुड्स, ठीक है। लेकिन लॉ मेकर ये कहना चाह रहा है उस कॉमन सेंस के साथ साथ आप ये तीन चीज़ को भी गुड्स मान के चलेंगे। पहला है एक्शनेबल क्लेम, दूसरा है ग्रास एंड थिंग्स, तीसरा है ग्रोइंग क्रॉप। ये होता क्या है, तो वन बाय डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, जैसे मैंने आपको कोई लोन दिया, ठीक है, लोन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन, ठीक है। अगर मैंने जब आपको अनसिक्योर लोन दिया, ठीक है, जब मैं आपको अनसिक्योर लोन देता हूँ तो उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। जब अनसिक्योर लोन पे जो मेरा राइट टू रिसीव पैसा होता है अनसिक्योर लोन के केस में, मैं सिक्योर लोन की बात नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। इतना छोटा वर्ड है, इसको अभी आपको इतना याद रखना है। आगे जब हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे वैल्यूएशन का, ठीक है, इसमें मैं आपको लॉटरी या कुछ कुछ पढ़ाऊंगा, रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब आपको और समझाऊंगा इसकी डिटेल के बारे में। अभी जितना आपको बस इतना याद रखना है, इसके ऊपर कोई आइडिया आपको कोई कभी कैच भी नहीं करता कि अनसिक्योर जो डेट होता है उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। इसको जीएसटी के डेट्स में इंक्लूड करा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ग्रास एंड थिंग्स, ठीक है, ग्रास एंड थिंग्स, ग्रास एंड थिंग्स क्या है, ठीक है, जो भी आपकी जैसे जस्ट 1 मिनट, हाँ, दूसरा है ग्रास एंड थिंग्स, यानी ग्रास थिंग्स भी जीएसटी में कवर है। तीसरा है ग्रोइंग क्रॉप, लेकिन ग्रोइंग क्रॉप क्या होता है, आई थिंक इंग्लिश तो आपकी भी अच्छी से मुझसे अच्छी है। ग्रोइंग क्रॉप मतलब जो आपकी फसल है वो जो ग्रो हो रही है वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। लेकिन
उसकी कंडीशन जो भी हमने आपसे भी नहीं पढ़ी, उससे पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको कवर करते हैं डेफिनेशन में। क्या डेफिनेशन पूरी? वो ये रही जो मैंने यहाँ पढ़ा था, ग्रास एंड थिंग्स, यहाँ पे क्या है, अटैच टू ए फॉर्मर पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। यानी जो भी आपकी फसल है, अगर वो आपने काट दी, ठीक है, तो वो नहीं है, काटने से पहले जो वो उग रही है खेती, उसको बोलते हैं अपना गुड्स की डेफिनेशन में कवर है वो। ठीक है, मोटा मोटा बस आपको इतना याद रखना है गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। सेक्शन 252 कहता है गुड्स, गुड्स कहता है वो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है। सबसे पहले आपको याद रखनी है बस क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी है, पहली चीज। तीसरा उन्होंने इंक्लूड करके बताया एक्सेबल क्लेम। एक्सेबल क्लेम क्या होता है? जो आपके अनसिक्योर्ड डेट होता है। दूसरा ग्रास एंड थिंग्स, ये क्या होता है? जो आपकी खेती की जमीन होती है वो, ठीक है, जो आपकी ग्रास होती है, घास होती है वो, ठीक है। तीसरा क्या है? ग्रोइंग क्रॉप। इन तीन जो कवर किया है, ये तीन आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी गुड डिविजन में आती है। इन तीन पॉइंट को हम आगे चर्चा करेंगे तब आ जाएगा, इनका इतना रिलेवेंट भी नहीं है। आपको मेन याद रखना है कि जो भी आपकी ग्रोइंग क्रॉप है वो जीएसटी में आती है, पहली चीज। सॉरी, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड डिविजन में आती है। दूसरा क्या नहीं आती वो आपको याद रखना है, दो चीज नहीं आती, क्या? मनी एंड सिक्योरिटी। यानी अब यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। इसको देने से पहले मैं आपको पहले सर्विस की डेफिनेशन पढ़ा दूं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। सर्विस क्या है उसके हम देखते हैं जीएसटी में। सर्विस, इसकी डेफिनेशन क्या है पहले मतलब मैं आपको अपने उसमें समझाता हूँ, अपने नोट्स में। सर्विस ये होती है सेक्शन 2102। आपको कहना नहीं चाहिए कि किसका होगा, सीजीएसटी एक्ट का ही होगा सेक्शन। ये बात करता है सर्विस की। ये कहता है सर्विस मीन्स एनीथिंग, क्या कहता है? एनीथिंग अदर देन क्या? गुड्स एंड गुड्स एंड मनी एंड सिक्योरिटी। यानी अब मैं आपको बताता हूँ कंबाइंड रीडिंग। देखो, जब भी आप जीएसटी पढ़ रहे हैं, पहले आपको देखना है गुड्स। जीएसटी इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, इतना याद रखिए। तो गुड्स एंड सर्विस क्या है? गुड्स की जैसे मैंने आपको पढ़ा दी 252। गुड्स क्या है? जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आती है गुड्स में, ठीक है। जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपको पता ही है, ठीक है, जिसको आप एज के दूसरे मूव कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा मैं आपको मूवेबल और इमूवेबल इसकी भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा अभी, इन दोनों के बाद भी दोबारा से थोड़ा और क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। तो गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्सटेर्नल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास टिक्स। सर्विस क्या है? अब सर्विस क्या होगी? वो कहना चाह रहा है एनीथिंग, कुछ भी, जो भी आप दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो गुड्स है, वो भी सर्विस है। पर किसको छोड़ के? अदर देन गुड्स। जाहिर सी बात है गुड्स को छुड़वाएंगे, क्यों छुड़वाएंगे? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन तो उन्होंने ऊपर दे दी, ठीक है। जब गुड्स उन्होंने यहाँ दे दिया तो उसको एक्सक्लूड करेंगे सर्विस में। ये तो है नहीं सेम चीज गुड्स हो जाए, सेम चीज सर्विस हो जाए, ठीक है। एंड मनी एंड सिक्योरिटी, ये आपको याद रखना है, एंड मनी एंड सिक्योरिटी। इसको मैं आपको एग्जांपल समझाने से पहले एक बार दोबारा आपको आईसी की बुक से समझा दूं दोबारा डेफिनेशन, फिर मैं आपको दोनों के समझाऊंगा एग्जांपल, ठीक है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी बट
ये बट क्या है ये आपको समझाऊंगा बाद में, ये अभी नहीं पढ़ना आपको बट। अब मुझे पता है जब मैं बोलता हूँ ना ये अभी नहीं पढ़ना, तो जो भी इस वीडियो को देखेगा वो पॉज करके सबसे पहले यही पढ़ेगा। हम भी जब लाइव क्लास लेते थे, अब तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग बैच दे रहा हूँ, पर जब हम लाइव पढ़ाते थे जब हमारे सर बोलते थे कि बेटा ये अभी मत पढ़ना, तो हम सबसे पहले उसको छोड़ के सबसे पहले वही पढ़ते थे, और पढ़ के हमारा हो जाता था दिमाग पागल। तो मैं चाहूँगा अपना दिमाग पागल ना करें। आपका तो एक है रिकॉर्डिंग बैच है, मैं आपको इस आज की क्लास में पढ़ा दूंगा, बट या बाकी लेक्चर में आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि मेरा काम ये लेक्चर नहीं है, आपको बाकी लेक्चर पर थोड़ा ट्रेन करना है। जब भी आपका टीचर बोले कि बेटा ये पॉइंट अभी नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना, ठीक है? ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बोला बट ये पॉइंट अभी नहीं देखना। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, गुड्स का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? उसमें मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है। याद कर लें डेफिनेशन अभी इसी क्लास में। गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है। बाकी 3 चीज़ हैं, एक्शनेबल क्लेम है, ग्रोइंग कॉप है, ग्रास एंड थिंग्स है, बस। सर्विस क्या है? सर्विस मैंने आपको पढ़ा दी क्या है। सर्विस मतलब कुछ भी जो भी गुड्स नहीं है उसके अलावा जो बचा वो सर्विस है, ठीक है? उसके अलावा मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस नहीं है। इतना मैंने पढ़ाने से पहले अब हम थोड़ा करेंगे इन दोनों डेफिनेशन का ऑपरेशन, ठीक है? डॉक्टर राहुल आए ऑपरेशन करने के लिए, तो आप ऑपरेशन करवाइए। इसका क्या ऑपरेशन करवाइए? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको बोला कि गुड्स क्या है, वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? अदर देन जो मैंने बोला आपको, एक मिनट के लिए भूल जाइए कि वो अदर देन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मनी एंड सिक्योरिटी, ठीक है? बाकी जो मैंने 3 चीज़ आपको बोल दी वो इंक्लूड करो, वो ठीक है। यहाँ पे लिख दो मैं इंक्लूड एक्सेबल क्लेम, ग्रोइंग कॉप, ग्रास एंड थिंग्स, ठीक है? ये इंक्लूड है। सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है आपकी? वो कहती है एनीथिंग अदर देन, एनीथिंग कुछ भी अदर देन गुड्स एंड मनी एंड सिक्योरिटी। तो पहले हम यहाँ लिख लें, ये भी कहता है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। तो जब इसने सर्विस की डेफिनेशन दी आपको, इसने क्या बोला? एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो जब मैंने आपको बताया अदर देन गुड्स, गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के सर्विस, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो सर्विस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया गुड्स इक्वल टू मूवेबल प्रॉपर्टी, मोटा मोटा, क्योंकि मनी सिक्योरिटी तो नहीं है, वो यहाँ भी नहीं है, और ये 3 पॉइंट उन्होंने इंक्लूड कर दिए, इसको छोड़ दीजिए। अब नॉर्मल समझिए, जनरल लैंग्वेज में गुड्स यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। जब वो सर्विस की डेफिनेशन दे रहा है तो आपसे ये कहना चाह रहा है कि भैया अदर देन गुड्स जो भी होगा वो सर्विस होगी। तो अदर देन गुड्स बचा क्या है? जब मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ आ गई तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा क्या बची होगी? ये बची होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये मैं लिख दूं आपको कि सर्विस इक्वल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ये मैं पढ़ाना चालू कर देगा इक्वल टू करके। देखो नहीं, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको हल्की सी चीज़ें याद रहे, ठीक है? जब आप गुड्स की डेफिनेशन को सोचें तो आपके माइंड में आना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? जब आप सर्विस की डेफिनेशन को सोचें तो आपके माइंड में आना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम देख लेंगे, मूवेबल क्या होती है वो भी देख लेंगे, ठीक है? बट अभी आप जो आपको जनरल पता है वो पता रखिए, अभी इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा अलग करके लिखा। आईसीए की बुक में क्या लिखा है? अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी, यहाँ तक पढ़िए साहब, ठीक है? लेकिन मैंने आपको जैसे आपको बोला कि हम थोड़ा ऑपरेशन करेंगे, तो अदर देन मनी सिक्योरिटी तो हट गई, अब मूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स में आ गई, जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी सर्विस में आ गई। तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो समझाइए सर पहले। सर हमें पता है, लेकिन हमें जनरल सेंस से आपने बोला ना, हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, जीएसटी में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों की, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में है ही नहीं, ठीक है? क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया, जो उनको टॉपिक लगते हैं उनके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं उनकी डेफिनेशन दे देते हैं वो,
जो नहीं लगते वो हम कैसे लेंगे? उसके लिए जनरल क्लॉज एक्ट बना हुआ है, जनरल क्लॉज एक्ट, याद रखना आप। उस एक्ट में नाम देना चाह रहा हूँ, जनरल क्लॉज एक्ट। इस एक्ट में क्या है, डेफिनेशन दे रखी होती है। तो जिसकी डेफिनेशन नॉर्मल कॉमन एक्ट में नहीं दे रखी होती है, तो ये एडवाइजर होता है, मतलब जीएसटी एक्ट वालों ने बोला नहीं है, बस जैसे ये एडवाइस होती है। जो कॉमन प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो सीए होते हैं, जो बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, जो जज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जीएसटी वाला नहीं कह रहा कि अब इसकी डेफिनेशन यहाँ देख लीजिए। अगर जीएसटी वाले तो ये कह रहा है कि हमने डेफिनेशन गुड सर्विस की दी है, हमने इनकी नहीं दी है। पर जो बड़े बड़े लॉ के डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन आते हैं, या जो नॉर्मल लोग हैं, जब किसी की डेफिनेशन उस एक्ट में नहीं दे रखी होती है, तो तब भी ये कहा जाता है आप उसको ऐसे कॉमन सेंस में ना समझें, आप उसकी डेफिनेशन एक ही जनरल क्लॉज एक्ट है वहां से बोरो कर लें। ठीक है, समझ में आया? मैंने वो क्या बोला, जीएसटी एक्ट वालों ने प्रॉपर्टी डेफिनेशन दे दी गुड्स सर्विस की, लेकिन मैंने क्या बोला, गुड्स इक्वल टू मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस इक्वल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जब आपको ये नहीं पता मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप जीएसटी में गुड्स सर्विस क्या डिफाइन करेंगे? तो जीएसटी वालों ने तो आपके लिए थोड़ा सा वो छोड़ दिया कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लें, मूवेबल क्या है, इमूवेबल क्या है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आप ना दिमाग लगा लें, लेकिन फिर क्या है, आप कुछ सोच रहे हैं कि ये मूवेबल में है, फिर पता चला वो नहीं है। तो आप उस दिमाग को ना लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हैं, तो जिस चीज़ की डेफिनेशन उस पर्टिकुलर एड में नहीं है, तो आप उस चीज़ की डेफिनेशन देखिए जनरल क्लॉज एक्ट में। क्यों देखिए, इसका एक रीज़न है। जब आप सपोज करो, मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, कल को आप ये कहते हो कि ये चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती, ठीक है, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा क्यों नहीं आती, आप बोलेंगे, याद रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके हाथ में होता है, ठीक है, असेसी को प्रूव करना होता है कि ये हम क्यों नहीं मांग रहे। यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया आपको मूवेबल का और इमूवेबल का, वैसी बहुत सी डेफिनेशन होती है जो एक्ट नहीं देता। तो अगर आप कोई चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपको प्रूव करना होता है डिपार्टमेंट को। कभी आपका केस पकड़ा जाए स्क्रूटनी में या डिमांड में कि भैया हमने ये चीज़ क्यों मानी है। तो जब आप ये चीज़ मानते हो, तो कोई चीज़ आप कभी लॉ पे लेके जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कभी केस लेके जाओगे, तो कहीं लिखा तो होना चाहिए ना उस चीज़ का मीनिंग, ठीक है। आप कॉमन सेंस से तो लॉ चलेगा नहीं। तो ये एडवाइजर होता है कि जहाँ डेफिनेशन एक्ट में नहीं दे रखी होती हैं, तो हम उसकी डेफिनेशन लेते हैं जनरल क्लॉज एक्ट से, ठीक है। तो जनरल क्लॉज एक्ट ने क्या बोला हुआ है इमो प्रॉपर्टी के बारे में, वो क्या कहता है, उसने बोला है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है, मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अदर देन इमो प्रॉपर्टी। बस इतनी बात बोली है। क्या बोली जनरल क्लॉज एक्ट ने, मूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग है अदर देन इमो प्रॉपर्टी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो भी है जो इमो प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, इमो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये बोल दो आप कि सर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब था अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमो प्रॉपर्टी का मतलब होगा अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है। इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है, क्या दी है, इसकी उन्होंने डेफिनेशन दी है, लैंड एंड बिल्डिंग थिंग्स अटैच टू लैंड एंड बेनिफिट अराइज। यानी मोटा मोटा वो कहना चाह रहा है जो लैंड बिल्डिंग रिलेटेड चीज़ें वो हमारी हैं सर्विस में, इमो प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा है, ये अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन जनरल क्लॉज में दी है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना, आगे जाके हम कहीं फंसेंगे तो हम इसमें जनरल क्लॉज एक्ट में आएंगे। अभी तो बस आप कॉमन सेंस आप याद रखिए कि गुड्स का मतलब क्या है। ये जो मैंने आपको समझाया, ये मैंने आपको थोड़ा सा ऑपरेशन करा। अब मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं पता मैंने सही करा गलत करा, आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया नहीं आया, बट अगर नहीं भी आया तो जैसे ही कोई और टीचर इसको इतना डिस्कस नहीं करता, वो इतना पढ़ा देता है गुड्स मतलब क्या है यहाँ, कि भैया ये गुड्स है, ये सर्विस है। तो बस आप अभी के लिए इतना याद रखें गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। बट जैसे मैंने आपको ये एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करी है, समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि मैंने समझाया, कहीं लिखा नहीं है एक्ट में, ये कहीं नहीं लिखा
कि सर्विस मीन इमो प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अपने तरीके से। समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, ना आया हो तो कोई बात नहीं, बट तो इतना याद रखें जो मैंने आपको यहाँ समझाया, ये तो याद रख ही रखें, ठीक है। तो अब हम इसी साथ करेंगे कुछ क्वेश्चन, अपने कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको जो शेयर है, यानी मेरे पे रिलायंस के शेयर हैं, ठीक है। अब वो रिलायंस के शेयर मैंने आपको, एग्जाम्पल आपको यहाँ लेके चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल आप कुछ एग्जाम्पल करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल, मेरे पास रिलायंस के शेयर है, ठीक है, रिलायंस के शेयर, वो मैंने आपको, मैं हूँ राहुल, मैंने वो सेल करे, किसको, रवि को, कितने में, 100 रुपये में, एक शेयर 100 का दिया मैंने, ठीक है। मैंने रिलायंस का शेयर रवि को सेल करा 100 रुपये में, ठीक है। अब आप बताइए इस पे जीएसटी है या नहीं है। तो हम अपना वही जो 4 टेस्ट है वो चालू करेंगे। पहला टेस्ट क्या, सबसे पहले कि गुड्स है या सर्विस है, पहले ये चेक करेंगे। फिर कंसीडरेशन, फिर मनी, सॉरी पर्सन, फिर बिजनेस। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, गुड्स एंड सर्विस। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सबसे पहले आपको गुड्स सर्विस चेक करना है, बाकी पॉइंट आपको सबसे बाद में चेक करने हैं। ये जैसे मैंने आपको लाइन से लिखवाया ना, आपको इसी लाइन से चेक करना है। तो अब जब मैंने शेयर सेल करे रवि को, वैसे तो आपको प्रैक्टिकल लाइन में सबसे पहले गुड्स एंड शेयर चेक करना है, लेकिन हम अभी के लिए ये सबसे बाद में चेक करेंगे। हम पहले ये 3 कंडीशन चेक करेंगे। क्या मैंने आपसे पैसा लिया, हाँ लिया, 100 रुपये लिए, यानी कंडीशन हो गया। क्या मैं पर्सन हूँ, हाँ मैं हूँ। क्या मेरा बिजनेस है, हाँ है। क्या ये गुड्स एंड सर्विस है, क्या ये गुड्स एंड सर्विस है। क्या शेयर्स, यानी जो शेयर होते हैं रिलायंस कंपनी के, ठीक है, या शेयर्स नहीं मान लो, या कोई भी बॉन्ड मान लो, कुछ भी एग्जांपल दे दो, बॉन्ड, क्या ये गुड्स एंड सर्विस है। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन, सर्विस ने तो सारा कुछ कवर कर लिया। सर्विस ने क्या बोला, एनीथिंग, कुछ भी है, मतलब आप जो भी सोच सकते हैं, ठीक है, वो सर्विस में आएगा, अदर देन गुड्स। यानी लॉ मेकर कुछ ना कुछ करके आपसे जीएसटी ले ही लेगा, आपको गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में डाल ही देगा। लेकिन 2 चीजों को जैसे उन्होंने बोला है, एक तो मनी यानी पैसा, ठीक है, वो गुड्स में नहीं आता। दूसरा जो आपका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी क्या होती है, आप सेबी एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ सिक्योरिटी की डेफिनेशन होती है। उस सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, ठीक है, आप अकाउंट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी, या आप लॉ में भी सेबी एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ आप देखेंगे, ठीक है, कि सिक्योरिटी डेफिनेशन क्या है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, लॉ क्लास नहीं है, बस जब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड ये क्या है, सिक्योरिटी है। तो जब आप ये सेल करेंगे तो ना तो ये गुड्स है ना ये सर्विस है, तो जीएसटी नहीं है, ठीक है। इतना मैंने आपको समझाया गुड्स सर्विस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और। देखो जो मैंने आप एग्जाम्पल दी है वो तो ठीक है, इसके साथ साथ ये मेरे खुद के एग्जाम्पल है, आईसीआई वालों ने भी अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये लेक्चर पढ़ लें तो उन एग्जाम्पल को भी रेफर करें। मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आप उन्हें भी ध्यान दीजिए। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दूँ। मैं अगर आईसीआई की बुक से पढ़ा रहा हूँ तो वो डिट्टो मैं आपको ऐसे ना पढ़ाऊँ कि सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत आसान है, मैं यहाँ से चालू कर दूँ, गुड्स मीन ये, सर्विस मीन ये, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जाए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँ अच्छा पढ़ाने की, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल अपने मन से बना रहा हूँ, जो बन पा रहे हैं। आप उल्टे हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्या एग्जाम्पल है मेरे, जो मेरे मन में आ रहा है बना रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आईसीआई ने भी अपने फुल एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको भी रेफर कर सकते हैं। दूसरा, अब
जैसे कि अगर आप लोग, कोई बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मुझे नहीं पता करता नहीं करता, तो मुझे आपको आपको बताना होगा, अगर आप लोग शेयर मार्केट में, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको उसके लिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता उसको कोई बात नहीं, मैं आप बता रहा हूँ। आपने जब एफ क्लास पढ़ेंगे फाइनल में, या एफ में भी थोड़ा बहुत लिंक लेंगे अगर आप इंटर में हैं, तो आप पढ़ेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है। जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे डीमेट अकाउंट होता है, मैं अभी इसको फर्दर डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, आप लोग जो शेयर परचेज करते हो ना, वो आप डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। वो ये डीमेट अकाउंट वाले कुछ वो होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जैसे कि मार्केट में जीरोधा है या एंजल ब्रोकिंग है, ये बहुत सारे ब्रोकर हैं, ठीक है। तो जब आप ये शेयर सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो ये आपसे कंसिडरेशन लेते हैं, उसका एक कमीशन चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, जब भी अगर आप शेयर सेल करते हैं तो आप ऐसे नहीं करते कि डायरेक्ट इसी ट्रांजेक्शन में, आपको इसी का एग्जांपल कवर कर रहा हूँ, आपको सेकंड एग्जांपल है। आप राहुल या मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट रवि को शेयर सेल कर दूँ, ठीक है। मैं इस डीमेट अकाउंट जो मैं यहाँ से खुलाऊंगा, इसके माध्यम से रवि को शेयर सेल करूंगा। फिजिकल शेयर करना अलाउ नहीं है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म यूज करना होता है, ठीक है। तो जब मैंने वो शेयर सेल करे, ठीक है, उसमें जो मैंने रवि से पैसा लिया उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन जब हम ये जो सर्विस है, ये जो जीरोधा है या जो एंजल ब्रोकिंग है, ये जो हमसे कमीशन लेती है शेयर परचेज करने में, हमसे 1% पैसा लेती है, कुछ भी लेती है, वो दोनों लोगों से लेती है, राहुल से भी लेगी और रवि से भी लेगी, ठीक है। जो ये अपने चार्जेस लेते हैं उन पे जीएसटी एप्लीकेबल है, उस पर जीएसटी लगेगा। सर एक बात बताइए, ये बात तो हमने कहीं पढ़ी नहीं, इस पे जीएसटी लगेगा। आपने तो बोला सिक्योरिटी पे या शेयर पे नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको अभी सर्विस की डेफिनेशन पूरी नहीं पढ़ाई है, उसमें कुछ पॉइंट रहता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीसरा एग्जाम्पल, जो भी आपको मैं 1 साल लेके चलूंगा वहां पे, आप बैंक हैं, बैंक में आप कैश डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट, क्या इस पे जीएसटी है? क्या कैश जमा कराने पे आपने कैश दिया, कैश, इस पे जीएसटी है? नहीं है। क्यों? क्या कैश गुड्स के डिवीजन में आता है? नहीं आता। नो, यानी सर्विस में भी नहीं आता गुड्स, क्या? नो जीएसटी। लेकिन वहीं मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई मेरी एफडी बना दो, उन्होंने एफडी के लिए मुझसे कुछ इंटरेस्ट लिया, यानी एफडी पे इंटरेस्ट दिया, या सपोज करो एफडी छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए मैं। मैंने आपसे लोन लिया, इन्होंने मुझसे लोन की बदली क्या लेती है बैंक आपसे? इंटरेस्ट लेती है, एक आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस लेगी, इसके ऊपर जीएसटी है। अभी मैं आपको अभी मैं लिखने पे ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको भी, मतलब देखने पे ध्यान दीजिए। 5 पॉइंट एग्जाम्पल यहाँ रखे हैं। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भैया मेरा पैसा बहुत आ गया, मैं लंदन जा रहा हूँ, ठीक है, ये लो रुपीस, मुझे डॉलर दे दो। तो बैंक ने रुपीस एक्सचेंज करने के लिए, आपको पता है बैंक इतना आसान तो है नहीं, आपसे कुछ कमीशन नहीं लेगा, इसके लिए बैंक ने आपसे कुछ कमीशन चार्ज करा, उस पर जीएसटी है। जीएसटी है मतलब वो सप्लाई है, सॉरी यहाँ बोलना चाह रहा हूँ वो सप्लाई है। जीएसटी है या नहीं वो आगे पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा और सेंस से बोलूँ, ये बोलूँ सप्लाई है, यानी कोई बात नहीं जीएसटी लिखा रहने दे रहा हूँ, पर आपको समझना है सप्लाई है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब इतना मैंने आपको समझाया, पहले मैं चलता हूँ, मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। आप आइए आईसीआई की बुक में, ये क्या कहना चाह रहा है। जब मैंने आपको पढ़ाया था सर्विस बी एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, यानी मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस नहीं है। एंड आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स भी नहीं है।
लेकिन बट, इस पे याद दीजिए बट पे, इंक्लूड क्या, एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी, इसको हाईलाइट कीजिए, यूज ऑफ मनी को, और कन्वर्जन बाई कैश। ये यूज ऑफ मनी एग्जाम्पल मैंने क्या बोला आपको, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको यहाँ पे, लोन या एफडी। कन्वर्जन यानी डॉलर टू रुपीस, या कोई भी करेंसी, करेंसी टू करेंसी, कुछ भी करेंसी हो, जरूरी नहीं कि डॉलर, मैंने एग्जाम्पल डॉलर का दिया आपको। बाई एनी अदर मोड फ्रॉम वन पर्सन करेंसी और डोमिनेशन टू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी और डोमिनेशन। यानी दोबारा पढ़िए, सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्टिविटी, यानी मनी एंड सिक्योरिटी। अभी इन्होंने क्या बोला, सर्विस मीन कुछ भी, वो सर्विस में आएगा। फिर उन्होंने क्या बोला, गुड्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, गुड्स के ऊपर दे रखा है। मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स में भी नहीं, सर्विस में नहीं है, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो सर्विस में आएंगे। वो कौन से आएंगे, जब आप मनी का यूज करेंगे, आप मनी को यूज करेंगे, यूज ऑफ मनी करेंगे, तो वो सर्विस में आएगा। मनी, आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, यानी पैसे में एक्सचेंज कर रहे हैं, वो नहीं है, ठीक है। सपोज करो आपने बैंक को 1 लाख दिया, बैंक ने आपको उसके लिए कुछ नहीं दिया, ना आपसे कोई इंटरेस्ट दिया, ना आपसे कोई पैसा चार्ज करा, तो उस पर जीएसटी नहीं है, वो सप्लाई नहीं है, सर्विस नहीं है। लेकिन अगर यूज ऑफ मनी के लिए वो कुछ चार्जेस ले रही है, ठीक है, या वो कन्वर्जन कर रहे हो आप, ठीक है, एक मोड से दूसरे मोड में, तो वो हमारी सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे एग्जांपल ये भी दिया था, कौन सा वाला एग्जांपल दिया था बेटा मैंने, ये कवर, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला एग्जांपल मैंने समझा दिया। सर ये वाला एग्जांपल कहाँ है, ये भी हो गया, ये वाला शेयर वाला, तो बेटा मैंने अभी डेफिनेशन पूरी नहीं पढ़ाई ना आपको, अब नीचे आइए इसके, यह इन्होंने क्या बोला, ये बढ़िया एक्सप्लेनेशन, ये कहना चाह रही है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विस इंक्लूड फैसिलिटेशन और अरेंजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको समझाया ऊपर, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग, यानी जो ये एजेंट होते हैं, ये आपको फैसिलिटेट कराते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं शेयर सिक्योरिटी, आप सेल परचेज करें, तो उनके ट्रांजेक्शन पे जीएसटी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो सप्लाई है। मोटा मोटा ये बात रखिए, अगर सप्लाई है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। जीएसटी लेना बात अलग है, पर अभी याद रखिए जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है अभी के लिए। तो हमने गुड डेफिनेशन पढ़ लिया आपके साथ, मैं आपको दोबारा समझा दूं। गुड्स क्या है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सर्विस क्या है, कुछ भी जो गुड्स नहीं है वो हमारा सर्विस में आ जाएगा। पर आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि सर्विस के आपको ये बात याद रखनी है कि गुड्स, क्योंकि सर्विस में गुड्स की डेफिनेशन उन्होंने ऑलरेडी दे दी, तो सर्विस की डेफिनेशन जब उन्होंने बनाई तो उसमें गुड्स हटा दिया, लेकिन उन्होंने मनी एंड सिक्योरिटी को भी हटा दिया। तो आपको ये याद रखना है, मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ के कोई भी चीज़ है उस पर जीएसटी लगेगा। क्या मैं ऐसा कह दूँ? सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ भी हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, आप किसी भी चीज़ की सप्लाई करें, अगर वो सप्लाई मनी एंड सिक्योरिटी की नहीं है, ये क्रक्स है। क्रक्स क्या है, दोबारा देता हूँ मैं आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ क्रक्स क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा, सेक्शन 252 जो कि गुड्स का है, एंड 2102 जो कि सर्विस का है। इसका क्रक्स क्या है? क्रक्स का ये है कि मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ दो तो कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, आप किसी भी चीज की सप्लाई करें, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, तो वो उस पे जीएसटी है। क्या मैं ये लाइन कह दूं आपसे? देखो ये लाइन कहीं लिखी नहीं है, ये मैंने कर दिया आपको। क्यों?
ऐसा ट्रस्ट मैंने क्यों दिया, आप भी समझ पा रहे होंगे क्यों। पहले देखो, गुड्स की डेफिनेशन थोड़ी लिमिटेड है। उन्होंने क्या बोला, इमोशनल प्रॉपर्टी गुड्स ने कवर कर लिया। बाकी गुड्स ने जिसको कवर नहीं करा, क्या किसको कवर नहीं करा, गुड्स ने कवर नहीं करा मनी एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, तो सर्विस ने क्या बोला, सर्विस ने बोला कि भैया जो भी है एनीथिंग जो कि गुड्स नहीं है, ठीक है, वो सर्विस में है। लेकिन इन्होंने भी जब अपनी डेफिनेशन बनाई तो इन्होंने भी मनी सिक्योरिटी को छोड़ दिया। यानी जब गुड्स वालों ने डेफिनेशन बनाई तो उन्होंने मनी सिक्योरिटी को कवर नहीं करा। जब सर्विस वालों ने डेफिनेशन बनाई उन्होंने मनी सिक्योरिटी को कवर नहीं करा। ठीक है, तो जब इन दोनों ने मनी सिक्योरिटी को कवर नहीं करा और सर्विस ने क्या बोला, कुछ भी जो गुड्स नहीं है, यानी जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आप कहीं तक दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, अगर वो गुड की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा तो वो सर्विस है। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो चीज़ बची वो है हमारा जो इन दोनों के अलावा जो भी गुड्स में नहीं है वो सर्विस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि मनी एंड सिक्योरिटी ना गुड्स में ना सर्विस में। तो क्रक्स ये है इन दोनों सेक्शन का, जो मैं अब आपको आगे कभी भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो रहा है ICI का, ठीक है, MCQ में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या ये गुड सर्विस है या नहीं। ठीक है, तो गुड्स की मैंने आपको पहचान बता दी कि गुड्स माने क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी मोटा मोटा। मनी सिक्योरिटी गुड्स में नहीं है। ठीक है, और मैं 3 चीज़ मैंने आपको ऐड कराई, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास थिंग्स, ये 3 चीज़ें। सर्विस की जगह सबसे आसान है, उसने क्या बोला, कुछ भी जो गुड्स नहीं है वो हमारा सर्विस है, लेकिन इसने भी मनी सिक्योरिटी को हटा दिया। ठीक है, तो कुछ स्पेशल बात जो आपको गुड्स में याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, गुड्स ने 3 चीज़ों को कवर करा है। किस चीज़ को, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास थिंग्स। मनी ने 2 चीज़ों को कवर कर रखा है। मनी ने क्या बोला, मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस में तो नहीं है, लेकिन अगर मनी को यूज़ करेंगे, पैसों को एक्सचेंज कराएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है दोबारा पढ़िए, अगर आप कन्वर्जन करेंगे मनी का, किसका, मनी का, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, ये देखिए, अगर आप करेंसी का डोमिनेशन चेंज करेंगे, एक करेंसी अनदर करेंसी, ठीक है, या आप उसको यूज ऑफ मनी करेंगे, यानी इंटरेस्ट लेंगे किसी से, अगर आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, या आपने उसको पैसा दिया, आपने उस पर इंटरेस्ट लिया, ठीक है, या आपने यूज ऑफ मनी के लिए बैंक ने आपसे लोन फीस लिया, कोई और फीस लिया, कमीशन लिया, तो उन पे GST है। बाकी जो नॉर्मल शेयर परचेजिंग है, अगर नॉर्मल में जैसे मैंने आपको सेल से, अगर मैंने आपको सपोज करो अपने 10 लाख शेयर सेल कर दिए तो उस पर GST नहीं है। लेकिन जब मैंने जिस प्लेटफॉर्म से शेयर सेल करे उसमें इन्होंने कमीशन चार्ज करा, उस पर सेल है। वो बात कौन सी कहती है, वो बात कहती है यहाँ पे, ये कहती है एक्सप्लेनेशन, कि फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन पे तो GST है, वो डेफिनेशन में कवर होगा। ठीक है, पर नॉर्मल जो शेयर मनी सिक्योरिटी है वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर नहीं होते। ठीक है, आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। देखो, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बट वो हो भी सकता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 पॉइंट हो सकते हैं। देखो, हम लाइव तो है नहीं, अगर हम लाइव होते तो इसमें फ़ायदा ये होता कि मैं आपको जो पढ़ाता आपको समझ में आ जाता। ठीक है, अगर नहीं आता मैं आपसे पूछ सकता था डाउट्स में कि बताओ। एंड लाइव का मैंने क्लास का प्लान तो किया था लाइव का, लेकिन जैसे आपको पता है कि यूट्यूब पे लाइव पढ़ाने के लिए एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ज़रूर लाइव पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, बट अगर आप मुझे लाइव पढ़ना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं कुछ ना कुछ प्लान करूँगा कि मैं आपको लाइव कैसे पढ़ाऊँ। क्योंकि देखो, मेरा ये पहला बैच है, अगर मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं इस जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो वो टाइम ऑफ वेस्टिंग है, मेरा भी टाइम ऑफ वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करने से देखो मुझे बस यही फ़ायदा है कि मुझे वही समझ में आता है कि आपको पल्ले पढ़ रहा है। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो बताएं। जिस तरीके से मैं क्या करूँगा ना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, नॉर्मली क्या होता है ना, टीचर लाइव स्टूडेंट होते हैं तो वो उनसे पूछ लेते हैं भैया समझ में आया, या उनके चेहरे के रिएक्शन बता देते हैं कि समझ में आया नहीं आया। अब हम लाइव तो है नहीं, तो आपके कमेंट बता सकते हैं मुझे कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो कमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं फिर अज्यूम करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन प्लीज़ अगर आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा है तो भी आप ये कमेंट कर दें कि हाँ भैया आ रहा है। ठीक है, इतना कमेंट पे बोल दें कि सर आपका क्लास सही लगी, ठीक है, या सर ऑल एंड गुड, ऑल वेल, कुछ भी बोल दें, एक कमेंट डाल दें जिससे मेरे को समझ में आ जाए जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया।
देखो ये लेक्चर जो मैंने फोर्थ बहुत पहले बनाया था, फिफ्थ काफ़ी टाइम लग गया। इसका बनाने का रीज़न, डिले के रीज़न इसमें यही चल रहे हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के रिस्पॉन्स मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखो अगर आप लोगों को समझ में आएंगे तो उस बैच का फ़ायदा है, आपका भी मेरा भी। बट ये तो है, देखो मैं सारे लेक्चर डालूंगा, ऐसा तो है नहीं मैं ये अपना बैच बीच में छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, बट आप कमेंट करके बता देंगे आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ देखो अब मैं पूरा लेक्चर दे दूँ, आपको समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा। अगर आप लाइव होते तो आप मेरे डाउट पूछ लेते हैं। ठीक है, वो तो हम है नहीं। तो जस्ट थोड़ी सी बात मैंने आपसे आलतू फालतू की बात कर ली। ठीक है, तो उसको भटकते नहीं है, दोबारा हम आगे अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। हमने गुड्स पढ़ लिया, हमने सर्विस पढ़ लिया। देखिए जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उसकी दोबारा वीडियो बनाऊंगा पूरी। अगर आपको गुड्स एंड सर्विस में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी डाउट है हल्का, कमेंट में पूछें, मैं उसके सबसे पहले वो कमेंट पे आंसर दूंगा। उस आंसर को देने के साथ साथ जो भी आपकी क्वेरी है, सपोज करो कोई एक पर बच्चा क्वेरी रेज करता है, तो वो क्वेरी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। भले भी मैं आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, उसके साथ साथ लेके मैं जो भी क्वेरी मेरे कमेंट में आएंगी, मैं सबसे पहले उन क्वेरी को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कितनी भी क्वेरी हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, कितनी भी हो, किसी एक पर्सन को हो जो भी देख रहा है, तो जो भी आप पहले क्वेरी डिस्कस करोगे, मैं पहले नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले वो क्वेरी डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन क्वेरी पूछें। ठीक है, और समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भी कुछ पूछें, तो भी बताएं कि भैया समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अभी मैं इस पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा। ठीक है, मैं डिटेल में बहुत जाना चाहता हूँ, पर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं तो ये एक होता है, मैं आपको ऐसे पढ़ाता, ऐसे टीचर और ऐसे स्टूडेंट, तो मुझे पता होता कि मुझे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना है, तो मैं क्या करता, यहाँ पे जो जो ये सीधा 1 to 1 पढ़ाता, डेफिनेशन चालू करता, आगे बढ़ता आगे बढ़ता आगे बढ़ता। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ आपको मैं समझाता रहूँ। इसलिए मैं टाइम की टेंशन नहीं ले रहा। ठीक है, मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ। बट आपको क्या करना है, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि आप भी बताएं कि समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो ना मैं पूरा लेक्चर डाल दूँ और आपको कुछ पढ़ना ही ना पड़े, तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। 2 वे कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना, जब भी तो फ़ायदा है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं गुड्स एंड सर्विस को मेरे पास बहुत कुछ है इसको एक्सटेंड करने के लिए। मैं इसका ऑपरेशन 50 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी यहीं तक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, बस जो मैंने आपको अपने पहले यहाँ पे चार्ट पे दिखाया, ये इतना बस, कि गुड्स ये है और सर्विस ये है, बस इतना चीज़ जो मैंने यहाँ लिख दी इस स्लाइड पे। ठीक है, जो मैंने आपको अलग एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, आपको थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, अगली डेफिनेशन हम बिजनेस की पढ़ने से पहले पढ़ेंगे पर्सन की डेफिनेशन। देखो पर्सन, देखो गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन और बिजनेस की डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन ऐसी हैं, इनकी आपको सब सेक्शन सहित अगर आप याद कर लेंगे, गुड्स की 252, ठीक है, सर्विस की 12102 एंड बिजनेस की है सेक्शन 2, ठीक है, क्लॉज 17 जो भी पढ़ेंगे हम, और एक है पर्सन की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 84। तो आप पर्सन की डेफिनेशन अगर आप बाई वर्ड याद ना रखें चल जाएगा, लेकिन ये 3 डेफिनेशन आपको बाई वर्ड याद रहनी चाहिए। ठीक है, गुड्स सर्विस एंड बिजनेस की। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर्सन की डेफिनेशन आपको देखना भी नहीं है, बस तो रेफर कर लें। अभी पढ़ें, देखो मैंने जितना पढ़ाया मैं आपको बता जाऊँगा, आपको ABC एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पर्सन की डेफिनेशन आपको कुछ याद नहीं रखना, तो पहले मैं आपको वो पढ़ा दूँ, बहुत आसान डेफिनेशन है पर्सन की, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, बस जस्ट आपको एक गो थ्रू कर लेना कि पर्सन ये होते हैं। देखो आपके माइंड में पता है कि पर्सन होते क्या है, तो इसको मैं अलग एग्जाम्पल ना देके इसको सीधा ICAI की बुक से बता देता हूँ पर्सन है क्या। तो ये रहे पर्सन की डेफिनेशन। ICAI ने क्या बोला पर्सन की डेफिनेशन में, 284 है पर्सन की डेफिनेशन। ये आपको याद नहीं रखनी, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं, बस आपको याद रखना है, यानी क्योंकि आपको कॉमन सेंस पता होता है कि पर्सन क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल यानी मैं, जैसे मैंने आपको बोला राहुल ये इंडिविजुअल है यानी पर्सन में आता है।
ठीक है। HUF, ये आपने अपने उसमें पढ़ा होगा कि HUF फैमिली बना सकते हैं, ठीक है, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, वो भी पर्सन में आता है। कंपनी पर्सन में आती है, कोई पार्टनरशिप फर्म होती है वो पर्सन में आती है, LP पर्सन में आती है, कोई AOP BOI जो भी होती है वो पर्सन में आती है। ये मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये आपको सारे पॉइंट, ये भी EOP क्या होती है, BOI क्या होती है, हमारा GST का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। या EOP BOI, जहाँ तक मुझे आइडिया, जब DT पढ़ेंगे तो इनका टैक्सेशन आता है EOP BOI का, वो वहाँ समझ लेंगे क्या है, ठीक है, वो आपको पता भी होगा कॉमन लाइफ में क्या होता है, ठीक है। तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आपको याद रखना पर्सन में सब कुछ कवर होता है, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो पर्सन में आता है, ये मान लीजिए आप। अब बिजनेस आप कैसे भी करें, किसी भी सेंस में करें, आप ऐसे इंडिविजुअल करें, ऐसे HUF, ऐसे कंपनी, ऐसे फर्म, ऐसे गवर्नमेंट करें, ठीक है, ऐसे कोई बॉडी करें, कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी बने करें, कोई लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, एवरी आर्टिकल पर्सन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ये है, ये आपको बस जितनी मैंने आपको पढ़ाई है बस इसको हल्का सा गो थ्रू करने से वो ध्यान नहीं देना, आपको बस याद रखना है जो बंदा ये बिजनेस कर रहा है पर्सन की डेफिनेशन में, बात खत्म। अब वो कैसे भी कर रहा हो बिजनेस, कुछ भी कर रहा हो, पर्सन में आ गया, बात खत्म, इतनी बात याद रखनी प्लस, इसको कुछ याद नहीं रखना आपको, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम चौथी डेफिनेशन, वो क्या हमारी, वो है बिजनेस की डेफिनेशन। तो देखो, सेक्शन 270 है जो बताता है बिजनेस के बारे में। क्या कहता है वो, इसको हम जरा यहाँ से ना पढ़ के इसको भी हम वहीं से पढ़ते हैं ICAI की बुक से डायरेक्ट। अगर मुझे कोई लगेगा, मुझे कोई समझाने वाली बात है, मैं यहाँ समझा दूंगा, पढ़ते हैं यहीं से ही है डायरेक्ट। ये देखिए क्या लिखा है, बिजनेस इंक्लूड, बहुत तो बता चुका हूँ इंक्लूड का मतलब, अब नहीं बता रहा, फिर ही बता देता हूँ एक बार और। इंक्लूड मतलब जो आप समझ रहे हैं बिजनेस का मतलब वो तो है, बाकी ये पॉइंट भी है। क्या कहना चाह रहा है, एनी ट्रेड यानी आप कोई व्यापार करें, कॉमर्स व्यापार होता है, मैन्युफैक्चर कोई एक चीज़ बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, प्रोफेशनल यानी आप कोई किसी को सर्विस दें, यानी जैसे डॉक्टर लोग सर्विस देते हैं प्रोफेशनल, वोकेशन यानी क्या होता है, बाबा लोग जो काम करते हैं, प्रोफेशन जो प्रोफेशन देते हैं बाबा, एडवेंचर, बेजर यानी लॉटरी, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट फॉर पिक्यूनी बेनिफिट, यानी क्या है, इसके लिए रुकिए जरा एक सेकंड। ठीक है, मतलब क्या है बेनिफिट में, आप इन्होंने क्या बोला, जो अगर आप उस ट्रेड जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप ट्रेड वाला काम कर रहे हैं तो ये बिजनेस है, कोई कॉमर्स कर रहे हैं, ये तीन चीज़ सेम है, ये तीन चीज़, ये तो नॉर्मल बिजनेस करना है, आपको पता ही होगा। प्रोफेशनल, ये भी नॉर्मल बिजनेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, वोकेशन, यानी बाबा लोग जो प्रोफेशन देते हैं भैया वो बता रहे हैं कि भैया वो बिजनेस में आता है। दूसरा एडवेंचर, बेजर, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेजर लॉटरी, अगर आप लॉटरी परचेज करते हैं, ठीक है, सपोज करो अपन लॉटरी परचेज की, तो आपको ये बात याद रखनी है वो आपका बिजनेस है। लॉटरी परचेज करना आप याद रख लेना भैया, वो आपका बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है।
भले भी आपने एक लॉटरी परचेज करी हो, लेकिन वो आपका बिजनेस में कवर हो जाएगा। एडवेंचर क्या है? एडवेंचर मतलब क्या है? अगर आप कोई भी काम लाइफ में एक बार करते हैं, क्या कर, सपोज करो मैंने अपनी पेंटिंग बनाई, ठीक है, मैं सीए हूँ, और खैर मैं सीए हुई। एडवेंचर का मतलब, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, अब मैं यहाँ पे एडवेंचर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कोई पैसे चार्ज कर रहा हूँ नहीं, लेकिन ये मेरा बिजनेस की डायरेक्शन में कवर हो जाएगा। क्यों कवर हो जाएगा? क्योंकि मेरा एडवेंचर है, यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ उन्होंने क्या बोला? पिक्यूनी बेनिफिट। क्यों हो जाएगा? भले भी मैं आपसे, पिक्यूनी बेनिफिट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल। दोबारा पढ़िए डेफिनेशन को, दोबारा बताता हूँ आपको। बिजनेस डेफिनेशन क्या कहते हैं वो? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, एनी अदर एक्टिव वेदर और नॉट फॉर पिक्यूनी बेनिफिट। यहाँ मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है भैया आप कुछ भी करें, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, वैक्सीन, यहाँ तो मेरे को पता है 4 पॉइंट आपको पता होंगे, नॉर्मल पॉइंट है ये। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वोकेशन। ट्रेड माने क्या होता है? नॉर्मल व्यापार, इसको हिंदी व्यापार बोलते हैं। कॉमर्स माने ही व्यापारी होता है, बिजनेस करना। मैन्युफैक्चर माने मैन्युफैक्चर करना। प्रोफेशनल यानी कुछ सर्विस देना। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो वोकेशन, एडवेंचर और वेज। वेज क्या है? अगर आप लॉटरी परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपका, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजनेस में कवर हो जाएगा। वोकेशन, बाबा लोग बिजनेस में। एडवेंचर यानी कोई भी काम अगर आप ऐसे आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका एडवेंचर है, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी इन्होंने जीएसटी की बिजनेस की डेफिनेशन में कवर कर रखा है। इसके बाद वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, वेदर इन नॉट फॉर पिक्यूनी बेनिफिट, यानी आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो ना हो, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो बिजनेस की डेफिनेशन में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम आगे आगे जैसे जैसे पॉइंट पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट का वो आता रहेगा लिंक। तो जब जैसे जितने भी पॉइंट है इन सब के आगे वाले चैप्टर पर लिंक है, तो मैं दोबारा इन पॉइंटों पर आता रहूँगा। जैसे मैं आपको, क्योंकि मेरे को आगे ये थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो मैं आपको जैसे रेफरेंस दे रहा हूँ। आगे हम दोबारा ही इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन जितना मैंने आपको इतना पढ़ाया आप इतना पढ़ें। इसके बाद भी कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लें, लेकिन उसको आगे ही पढ़ेंगे, पर डाउट जरूर पूछें। क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरा पॉइंट ये, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंशियल और एंसिलरी टू अबव। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, यहाँ मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, तो आप देखना यहाँ से कर लेना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा एग्जाम्पल, चलो यहीं लिख देता हूँ। सपोज करो मेरा काम है, ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरा काम है पढ़ाना, या सपोज पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है कंसल्टेंसी देना। कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंसी क्या बिजनेस में कवर होती है? हाँ। कौन से पॉइंट में होगी? पॉइंट ए में, पॉइंट ए में प्रोफेशन में आ जाएगी। लेकिन मेरा काम ये है कंसल्टेंसी देना। लेकिन जब मैं आपको कोई भी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ तो मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, या मैं कोई भी, जब मैं कंसल्टेंसी दूंगा तो मैं एक बिल्डिंग में दूंगा ना, मेरा एक ऑफिस होगा सीए का, ठीक है, जब मेरा सीए का ऑफिस होगा तो मैं उसमें एसी लगवाऊंगा और सिस्टम लगवाऊंगा, पंखे लगवाऊंगा, कैमरे लगवाऊंगा, ठीक है। अब मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस क्या है? एसी लगवाना है? नहीं, मेरा बिजनेस है आपको कंसल्टेंसी देना, मेरा मेन काम कंसल्टेंसी देना है, ठीक है। लेकिन सपोज करो एसी खराब हो गई, ठीक है, या यहाँ एसी एग्जाम्पल मान लो, या मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैंने अपना लैपटॉप बेच दिया। अब जब मैंने अपना लैपटॉप बेचा, मुझे उससे पैसा मिला, क्या मिला? कंसिडरेशन मिला लैपटॉप बेच के। जब मुझे लैपटॉप बेच के कंसिडरेशन मिला, तो क्या ये मेरा बिजनेस है? ठीक है, तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये भी मेरा बिजनेस का पार्ट है। ये बात लिखी है पॉइंट नंबर बी पे। देखो, यहाँ जो इन्होंने लिखा है ये गीता है, जो लिखा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मत सोचना सर ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मैंने क्या बोला? लॉ लॉजिक पे तो है, पर गवर्नमेंट लॉजिक के साथ साथ क्या क्या कवर करना चाह रहा है ये देखिए। जहाँ डेफिनेशन दे रखी है वहाँ लॉ की मंशा क्या है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक, गीता की मंशा। तो मेन काम, अगर मैं कोई भी अपना, मेरा मेरा जो मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस, वो तो मेरा कवर जाएगा पॉइंट ए में। उस मेन बिजनेस के अलावा अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अदर वर्क,
वो आ जाएगा पॉइंट नंबर बी में। कैसे? जैसे कंसिस्टेंसी है, अगर मैंने यहाँ पे अपनी एसी सेल कर दी जो कि ओल्ड थी, ओल्ड एसी खराब, तो वो सेक्शन 270 के क्लॉज बी में कवर हो जाएगी यहाँ पे, इंसिडेंशियल या एंसिलरी। ठीक है, यानी ये बी पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ए पॉइंट से रिलेटेड, ए वाला पॉइंट तो आपका मेन बिजनेस है। ठीक है, इस मेन बिजनेस के अलावा आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो इस मेन बिजनेस के अलावा है, ठीक है, भले तो उसको भले हम उसको उसकी इंसिडेंशियल और एंसिलरी का मतलब समझा रहा हूँ क्या होता है। इसके अलावा जो भी आप साइड में काम कर रहे हैं, साइड बिजनेस इसको बोल सकते हैं, साइड बिजनेस। इंसिडेंशियल और एंसिलरी की हिंदी होती है साइड बिजनेस, मान लो उस तरीके का। ठीक है, बिजनेस कहना तो अलग बात है, साइड में मैं कुछ काम तो कर रहा हूँ, बट जब कोई भी काम अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल से मैंने कुछ काम कर दिया तो मेरा पॉइंट बी में कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने लैपटॉप बेच दिया, मैंने कोई अपना मेरा, अब सपोज करो जिसका, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ढंग में चेंज होते रहेंगे। सपोज करो मेरा काम ही लैपटॉप बेचना है, तो वो कवर कहाँ होगा, तो वो पॉइंट बी में कवर नहीं होगा, वो कवर होगा पॉइंट ए में। अगर मेरा काम ही लैपटॉप बेचना है तो वो पॉइंट ए में कवर होगा। ठीक है, लेकिन मेरा काम लैपटॉप बेचना है, अब उसके लिए भी मैंने क्या करा होगा, उसके लिए भी मैं लैपटॉप, अब मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तो मैं अपने ऑफिस में बेच रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस में लैपटॉप बेच रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन है, पुराना बिजनेस का फ़ोन है। ठीक है, मेरे पे और भी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने वो बेच दी। ठीक है, जो मेरा पॉइंट ए में कवर नहीं है, मेरा मेन बिजनेस नहीं है, अदर काम मैंने कर दिया उस मेन बिजनेस से, तो वही मेरा बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगा। 2, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन नेचर ए। ये जो इतने पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट ए से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ओनली पॉइंट ए से रिलेटेड। वेदर एंड नॉट देयर आर एनी इज देयर वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इस तीसरे पॉइंट का पहले पॉइंट तो आपसे कह रहा है कि आप जो बिजनेस करते हो, आपका मेन बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वो आपका पॉइंट ए में कवर हो जाएगा। पॉइंट बी कहता है कि अगर आप कोई भी मेन बिजनेस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप कोई एंसिलरी काम कर रहे हैं, यानी अगर आपका मेन बिजनेस तो है पढ़ाना, लेकिन आप साइड में किताबें बेच रहे हैं, क्या किताब बेचना तो भी मेन बिजनेस में आ जाएगा, बट कुछ रद्दी किताब बेच रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए मैंने आपके लिए किताब छपवाई और मैं किताबें आपको दे रहा हूँ न्यू एडिशन, तो न्यू एडिशन तो क्या मेरा मेन बिजनेस है, मैंने पढ़ाने के साथ मेरा मेन बिजनेस तो हो गया ना, ये तो मेरा बिजनेस में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ मेरे साइड में जो किताब जो ओल्ड हो गई उनमें मैं रद्दी भाव बेच रहा हूँ, उससे जो पैसा मिल रहा है वो मारा जाएगा पॉइंट बी में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि जो आप काम कर रहे हो ए वाले पॉइंट में, यानी ए वाले पॉइंट को रेफर दे रहा है, जो भी आप ए वाले पॉइंट में काम कर रहे हैं वो भले भी आप जिंदगी में पहली बार कर रहे हो, उसके बाद आपने वो काम कभी करा भी ना हो, तब भी वो आपकी बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। सर एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल ये है कि मैं सपोज करो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं हूँ सलमान खान। अब मैं सलमान खान हूँ, मेरा काम क्या है, एक्टिंग। ठीक है, तो एक्टिंग किस में आ गया मेरा, ये आ गया हमारा पॉइंट ए में। ठीक है, बिजनेस में। उसके बाद मेरा काम तो एक्टिंग करना है, लेकिन मैंने साइड से एक पेंटिंग बनाई। ठीक है, मैंने क्या बनाई, पेंटिंग। और पेंटिंग बना के मैंने ज़िंदगी में पेंटिंग एक ही बार बनाई, सलमान खान के ना आज तक ज़िंदगी में सपोज करो एक ही पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग बेच दी। तो पॉइंट नंबर 3 कहना चाह रहा है, भले भी जो आपने पेंटिंग बेची, भले भी वो आपका बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब नॉर्मल क्या होता है कि आप बिजनेस कोई काम कर रहे हो, यानी कंटिन्यू जो काम करते रहते हो। ठीक है, बिजनेस का आपको अगर आपने अकाउंट पढ़ी होगी 9th 11th 12th में, तो आपने पढ़ा हो गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, एक हमारा कंसेप्ट होता है ना, बिजनेस चलता रहेगा। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस चलता रहता है, लेकिन सपोज करो आपने पेंटिंग बनाई, जिंदगी में एक ही बार पेंटिंग बनाई, फिर आपने कोई पेंटिंग बनाई नहीं, तो वो भी कह रहा है वो बिजनेस आपके पॉइंट सी में कवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन नेचर ए अबव वेदर इन नॉट इज देयर वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। मतलब वॉल्यूम मतलब क्या है, उसकी ट्रांजेक्शन कितनी बड़ी हो, भले भी वो 2 रुपये की ट्रांजेक्शन हो, या वॉल्यूम ट्रांजेक्शन क्या होता है, यानी वो आप बार बार काम करें या एक बार काम करें। ठीक है, आप हमेशा करें या ना करें, वो आपका पॉइंट सी में कवर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल दोबारा दे रहा हूँ मैं। सपोज करो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, मैंने उस पर खाली एक ही वीडियो डाली, क्या डाली, एक ही वीडियो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
टीचिंग दे रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट ए में कवर तो हो गया। लेकिन मैं अब ये नहीं बोल सकता तुम किसी को कि भैया मैंने एक ही वीडियो डाली, मेरा बिजनेस कैसे हो गया। तो पॉइंट सी में कहना चाह रहा है कि आप भले भी ट्रांजेक्शन एक करें, उसके बाद कभी ज़िंदगी में वीडियो भी ना डालूँ यूट्यूब पे, तभी मेरा पॉइंट सी कह रहा है कि वो पॉइंट ए में कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो मैं इतना समझा रहा हूँ, उसके बाद अभी हम आगे आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, पॉइंट चौथा मैं आपको बाद में समझाना चाहूँगा, समझा देता हूँ चलो हैंड टू हैंड। देखो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी जितना समझने लायक मैं तो समझाता हूँ आपको। अगर आप कोई सप्लाई करें या परचेज करें, क्या कोई भी गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स और सर्विस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और क्लोज ऑफ बिजनेस, क्या कहना चाह रहा है यानी ये कहना चाह रहा है कि भैया देखो इसका मेन पॉइंट क्या है, इस क्लॉज का मेन सेंस क्या है। देखो जब आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस करते वक्त आप, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं गुड्स लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कैपिटल एसेट भी लेता हूँ। तो गुड्स लेना मेरा और कैपिटल एसेट लेना, ठीक है, ये भी मेरा बिजनेस डेफिनेशन में आ जाएगा, भले ही मैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लूँ या बेचते वक्त लूँ। समझ में नहीं आया सर? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो आज मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया आज की डेट में। आज है 30 तारीख, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया 30 तारीख को, सपोज करो 30 तारीख है, ठीक है। अब अगर मैंने 30 तारीख को बिजनेस बंद कर दिया तो सपोज करो कल एक तारीख का नया महीना है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि आपने जब बिजनेस बंद कर दिया, भले ही आपने बिजनेस बंद कर दिया, अब आपके पास जो गुड्स होंगे और जो आपके पास जो भी कैपिटल एसेट्स होंगी, वो आप जब बिजनेस बंद कर दिया वो आपके पास तो स्टॉक में तो होंगी ना कहीं तो, ठीक है। जब वो आप उसको बेचेंगे, ठीक है, जब आप उसको बेचेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते उससे बेचते वक्त, क्या नहीं बोल सकते कि भैया मैंने तो बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, अब मैंने बिजनेस बंद कर दिया तो जो मैं ये गुड्स और जो मैंने ये अपने जो कैपिटल में बेच रहा हूँ ये मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस मैं बंद कर चुका हूँ, ठीक है। सपोज को मैंने बोर्ड पर हटा दिया, मैंने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करा दिया, या कुछ भी सपोज करो कोई और जगह सर्टिफिकेट मैंने कैंसिल करा दिया, मैंने घर खाली कर दिया, तो मेरे पास जो गुड्स बचे हैं भले भी कैपिटल एसेट्स हो या गुड्स वाले हो, नॉर्मल हो, तो मैं डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकता कि ये मेरा जो मैं ये सेल कर रहा हूँ या जो मेरे पास है ये बिजनेस नहीं है। उन चीज़ों में भी आपके पास जीएसटी के लिए वो बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा, उसके बाद बिजनेस एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो ये पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, इसे मैं बाद में भी समझाऊंगा आपको आगे, ठीक है। इसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा, क्लब। ये कहना चाह रहा है क्लब सोसाइटी ये क्या होते हैं। देखो ये क्या होते हैं, ये पॉइंट क्या है। देखो मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप तो लिख सकते हो इनको एग्जांपल को। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ खुद लिखने की, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आप इन पॉइंट के नीचे लिखते रहें, ठीक है। ई पॉइंट में क्या कवर है, ई पॉइंट में क्या है, जैसे कि क्लब होते हैं, जैसे कि ये आप सपोज करो बिल्डिंग होती है, ठीक है, जैसे आपकी नोएडा है, नोएडा में कई जगह में ये सोसाइटी होती है, नोएडा में फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट में क्या होते हैं, वो आपसे एक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है, RWS जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RWS, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी। ये क्या करती है, ये मेंबर्स से पैसे लेती हैं, जो भी आप फ्लैट में रह रहे हैं आप कहलाते हैं मेंबर्स, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी में आगे रख लेते हैं फ्लैट वाले, जिसे बोलते हैं रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, और आप होते हैं उनके मेंबर, ठीक है। या आप आपके लगभग एग्जाम्पल मिल लीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपसे वो पैसा चार्ज करते हैं आपसे, किस लिए कि आप मेंटेनेंस चार्ज दीजिए फ्लैट के, ठीक है। आप उसका फ्लैट का क्या नाम है कैंटीन यूज़ कर रहे हैं या क्लब हाउस यूज़ कर रहे हैं, उसके चार्जेस दीजिए। अब जब वो RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, आपको सर्विस दे रही है, भले ही वो ऐसे क्लब है, ठीक है, भले भी ऐसे सोसाइटी काम कर रही है, पर जब वो आपको सर्विस दे रही है, ठीक है, तो वो भी हमारी जीएसटी की बैंक डेफिनेशन में कवर हो जाता है। देखो ये इन पॉइंटों में, इस डेफिनेशन में मैं इतना जल्दी क्यों भरने का मेरा रीज़न यही है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ए वाला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ए। और ए वाले पॉइंट ने कह दिया बिना में मोटा मोटा सब कुछ कवर कर लिया, तो ये डेफिनेशन में बाकी जो पॉइंट है वो नॉर्मल से पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ बताया आपको, मुझे जल्दी पढ़ा रहा हूँ इन पॉइंटों को। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में जरूर बोलें, तो मैं इन पॉइंट को, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, सपोज करो आपको पॉइंट डी समझ में नहीं आया, ठीक है, या ई नहीं आया या सी नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो इन्हीं पॉइंट की आप कमेंट में डाल देना, सर
सेक्शन 270 में डी पॉइंट समझ में नहीं आया, हिंदी में लिख देना, ठीक है, या सारे पॉइंट नहीं आए तो मैं उनकी फिर डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक एक पॉइंट की। मैं वो बताना चाहूँगा मेरे पास इतना डिटेल है ना, मैं अगर चाहूँ तो ये एक क्लॉज है ना, क्लॉज डी, इसके ऊपर मैं आपको 5 घंटे की वीडियो समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपको जब भी समझा पाऊंगा ना, मेरे को लग रहा है कि अभी क्योंकि मैंने आपको बोला, जैसे मैं स्टार्टिंग बोला, मुझे नहीं पता कि मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, क्या फ़ायदा उसका, कि आपको समझ में अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो आपको उस बेस में समझ रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़रूरी है। देखिए फिर भी आप प्लीज़ डाउट पूछें, तो मैं जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, किसी एक पर्सन को भी नहीं आएगा, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा अगले लेक्चर में। चौथा, एडमिशन। इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, एडमिशन फॉर ए टू पर्सन, यहाँ लिख दो सिनेमा हॉल, एक सेकंड बताओ, ये कहना चाह रहा है पॉइंट, एडमिशन टू ए कंसिडरेशन ऑफ ए पर्सन टू एनी प्रीमिस। इसका मतलब क्या है, जैसे आप मूवी थिएटर होते हैं ना, मूवी थिएटर, वो जब मूवी थिएटर में जाते हैं वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ कवर कर दिया। देखो ये पॉइंट वैसे देखा जाए तो यहाँ भी कवर हो जाएंगे, पॉइंट नंबर ए में भी, लेकिन गवर्नमेंट आपसे ये कहना चाह रही है कि देखो भैया, हमने ए में तो सब कुछ लिख दिया, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है, कुछ लोग हो सकते हैं बोल सकते हैं कि सिनेमा हॉल में हम टिकट देने जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है सिनेमा हॉल वालों का, कि वो नॉर्मली कवर हो रहा है यहाँ पे। ये बात मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि ये पॉइंट जो उन्होंने लिखे हैं, ये इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये फिर भी लिख के दे रहे हैं, क्यों, किसी तरीके से कहीं डाउट ना आए, ठीक है, इसलिए उन्होंने पॉइंट यहाँ लिख दिया ये, ठीक है। सिनेमा हॉल, इसे एकदम मूवी थिएटर, थिएटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्विस सप्लाई बाय पर्सन एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड ऑफिसर। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे सीए होते हैं, मैं सीए हूँ, मैं किसी अपना मेरा काम मैंने क्या, किसी को सर्विस देना, कंसल्टेंसी, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन जाऊं, तो वो भी मेरा ई पॉइंट में कवर हो जाएगा। यानी क्या कहना चाह रहा है, कोई पर्सन जिसका मेन काम तो कुछ और है, इसके साथ साथ वो कोई अदर काम के लिए सेम जो उसका काम है उसी लेवल का कहीं और कोई पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है, तो वो पॉइंट जी में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर लाइसेंस, ये छोड़ो, इसका दाम मैं आपसे इसका दाम बस एक ही है। आपको पता है आपने रेस मूवी देखी होगी, ठीक है, जो रेस मूवी में आपको पता है क्या होता है, घोड़ों पे लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है, आप जाएंगे, आपका घोड़ा होगा, ठीक है, तो घोड़े में पैसे लगाते हैं, और जैसे मैंने लगाया घोड़े नंबर 1 पे पैसा, घोड़े नंबर 2 पे पैसा, घोड़े नंबर 3 पे पैसा, ठीक है। तो जो पैसा लगाते हैं, तो ये जो ये घोड़े की रेस ऑर्गेनाइज करती है, कौन करती है, वो करते हैं रेस क्लब। जगह जगह रेस क्लब है, गुड़गांव में भी आप जाएंगे, सेक्टर 48 या 49 मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे रेस क्लब है, वहाँ आप जाएंगे तो आप रेस होती है वहाँ पे, वो आपको इनवाइट करते हैं, ठीक है, आप जाइए वहाँ पे, जाके वो रेस क्लब ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, वो आपसे पैसा लेती है, ठीक है, कि आप घोड़े में पैसे लगाइए, तो वो उसका जो भी लोग जीतता है, ठीक है, आप 10 लोगों ने पैसे लगाए, उन सबसे पैसा इकट्ठा करेंगे, अपना कमीशन रख लेगी, जो जीता उसको पैसा दे दिया। तो वो क्या करना चाह रही है, जो वो पैसा ले रही है, जो वो सर्विस दे रही है रेस क्लब वाली, ठीक है, वो आपका बिजनेस है, उससे बिजनेस के अवसर पर याद रखना, ठीक है। मैं फिर कहना चाहूँगा ये वाला पॉइंट ए पे भी कवर हो ही गया, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको दोबारा समझा दिया कि अगर किसी को डाउट लग रहा हो ए पॉइंट में कवर नहीं है, तो वो पॉइंट नंबर एच में आ गया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है कि आप हर पॉइंट में कह जा रहे हो ए में कवर हो गया फिर भी एच में लिख दिया। देखो क्या होता है, लॉ मेकर इतनी पागल नहीं है वो डेफिनेशन को इतना बड़ा करते जा रही है। ये क्या होता है, लॉ मेकर की एक पास्ट की वो होती है नॉलेज, जिससे हमें पता चलता है पास्ट में जैसे क्या होता है। जैसे सपोज करो सेक्शन आई तक है, कहाँ तक है, आई तक, ठीक है। अब हो सकता है कोई बंदा ये बोले कि भैया मैं बिजनेस में कवर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट में इस पॉइंट के एग्जाम में नहीं आ रहा। किस में नहीं आ रहा, मैं पॉइंट नंबर ए में नहीं आ रहा, मैं बी में भी नहीं आ रहा, मैं सी में भी नहीं आ रहा, मैं डी में भी नहीं आ रहा, मैं कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। वो पहुँच के सुप्रीम कोर्ट के पास,
सुप्रीम कोर्ट से वो लॉ जीत के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया वो पॉइंट में नहीं आ रहा। फिर लॉ अब लगता है लॉ मेकर को भैया हमारा इंटेंशन तो था इस बंदे को इस डेफिनेशन में लाने का, लेकिन कहीं ऐसा हो गया कि लोगों को ये लग रहा है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बंदा इस पॉइंट में नहीं आ रहा, नहीं कवर हो पा रहा। तो फिर लॉ मेकर क्या करती है कि इसी पॉइंट को एक्स्ट्रा एक आगे से उन्हीं पॉइंट को दोबारा से लिख के बता देती है। ठीक है, कहते हैं ना जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ लिख के दो, जैसे नॉर्मल कुछ चीज़ होती है नॉर्मल पता होती है, लेकिन होता है ना लॉ नॉर्मल चीज़ से चलता नहीं है। होते हैं कोई कोई लोग जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और केस जीत भी जाते हैं। ठीक है, जब वो केस जीत जाते हैं तो लॉ मेकर ने जो लॉ बनाया उसका इंटेंशन खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जैसे कि पॉइंट नंबर ए से बहुत चीज़ें कवर हो रही हैं बिजनेस की, लेकिन लॉ मेकर को पता है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसे नहीं बने हैं कि उनका मन कर रहा है कि ये पॉइंट मैं लिख के दे दूँ, नहीं, कहीं ना कहीं इनकी हर एक पॉइंट की एक कहानी है। ठीक है, वो कहानी आपको नॉट सपोज टू बी रिमेंबर, ठीक है, बट वो कहानी क्या है, वो कहानी यही है। भले भी आज जीएसटी तो 17 में आया ना भैया, जीएसटी से पहले कस्टम तो था ना, जीएसटी से पहले सर्वे टैक्स तो था ना, बाकी वैट तो था ना, और एक्ट तो थे ना। तो उन्होंने वहाँ पे देखा उन एक्टों में लोगों को प्रॉब्लम आई। जब स्टार्टिंग में कोई डेफिनेशन बनती तो इजी डेफिनेशन बनती है, बाद में उनको लगता है कि लोग कह देते हैं कि हम इसमें कवर नहीं है और लोग केस में जीत भी जाते हैं। तो लॉ मेकर फिर उस पॉइंट को जहाँ वो सामने वाला पर्सन जीत जाता है, लॉ को अवॉइड कर देता है, उसको फिर स्पेसिफाई लिख के दे देता है। तो ये पॉइंट जिन्होंने यहाँ लिखे हैं ना, इन्होंने ऐसे नहीं लिखे हैं, इनका मन कर गया लिख दिया, जबकि आपको लग रहा है ये सारे पॉइंट ए में कवर हो रहे हैं, ए में तो नहीं, यानी इन तीनों कवर तो हो जाएंगे, ए बी सी तो एक पॉइंट नहीं है। इन्होंने पॉइंट दोबारा इसलिए लिखे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा पास्ट में। ठीक है, कि लॉ मेकर को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये बंदे सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे खाम में लिटिगेशन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी डेफिनेशन बिजनेस में कवर नहीं आ रही। इस वजह से लॉ मेकर क्या करते हैं, पॉइंट को और लिख देते हैं बता के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, ये है, ये पॉइंट नंबर जो एच है ना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाहूँगा जीएसटी आया था 2017 में, और जब 2017 में जीएसटी आया था जो ये डेफिनेशन थी ना, ये डेफिनेशन ये नहीं थी, इस पॉइंट में एच में कुछ और लिखा होता था। वो क्या लिखा होता था, यू नॉट सपोज टू रिमेंबर, बट आपको बताना चाहूँगा फाइनेंस एक्ट 2018 ने इस पॉइंट को पूरा चेंज करके दोबारा से लिखा है, रिवाइज करके। ठीक है, इतना पुराना स्टूडेंट तो मुझे नहीं लगता मेरे कोई वीडियो देख रहा होगा, बट अगर आपको जस्ट जनरल पब्लिक लॉ में ध्यान देना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जीएसटी लॉ को गूगल पर डाल के जीएसटी लॉ निकालिए जो बिफोर फाइनेंस एक्ट 2018 का होगा। उसमें आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन में ये नहीं दे रखा, यानी लोगों ने इस पॉइंट पे भी जीएसटी पे नहीं करा। रेस क्लब वालों में लोगों ने बोल दिया कि हम इस पॉइंट पे नहीं आते कहीं भी यहाँ पे, जबकि यहाँ पहले कुछ लिखा होता था। क्या लिखा होता था मैं आपको नहीं समझा रहा, वो हम लेक्चर से आउट हो जाएंगे, बट इस डेफिनेशन में लोगों में करना चेंज करा है। क्यों चेंज करा है, इसका स्कोप को बहुत बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लोगों ने बोला इन पॉइंट में भी इंक्लूड लिखने के बाद भी लोगों ने बोल दिया कि भैया हम इसमें कवर नहीं हो रहे, तो बस लॉ मेकर को डेफिनेशन में चेंज करना पड़ा। आगे हो सकता है कि पॉइंट ये आई हो, आगे हो सकता है कि पॉइंट जे हो जाए, के हो जाए, एल हो जाए। कब होगा, जब मैं जाऊँगा, सपोज करो मैं जा कह रहा हूँ कि मैं कहीं पॉइंट में कवर नहीं हो रहा, ठीक है, पर लॉ मेकर चाहते हैं कि मुझे कवर करना, तो क्या करेंगे वो, या तो इन्हीं कहीं पॉइंट में चेंज करेंगे, या फिर कहीं एक अलग पॉइंट ला के लिख देंगे कि भैया जो राहुल की सर्विस दे रहा है ना वो बिजनेस में कवर है, बस। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या लिखा, एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अंडर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी विद इन पब्लिक अथॉरिटी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी आपको कोई सर्विस देती है, ठीक है, तो वो भी आपकी बिजनेस में कवर हो गई। मुझे पता है मैंने जो भी ये वाला सेक्शन पढ़ाया आपको बहुत जल्दी पढ़ाया, बाकी 2 सेक्शन पढ़ाया मैंने बहुत जल्दी पढ़ाए। इसका रीज़न ये है कि मुझे लग रहा था कि मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत तेज़ कर दिया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देखो, जो डायरेक्शन में ध्यान देनी है वो मैं आपको बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊँगा, बड़े आराम से। जिस डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन इसमें कुछ मानता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं कहीं ना कहीं चैप्टर के लिंक आते रहेंगे। जब लिंक आते रहेंगे तो मैं इन पॉइंटों को आपको उस लिंक के टैप बताता रहूँगा दोबारा से। हम हर पॉइंट में दोबारा आएंगे। अभी तो आपका चौथा लेक्चर ही 5वां लेक्चर है। मैं आपके साथ कम से कम जीएसटी में 50 से 60 लेक्चर आपके साथ शेयर करूँगा, 70 लेक्चर ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, ये आपको डट जाएंगे पॉइंट। ठीक है, फिर भी जो मैंने आपको अभी आज जो मैंने जीएसटी कॉम्प्लेट पढ़ाया, मैंने आपको 4 डेफिनेशन पढ़ाएंगे। ठीक है,
इन 4 डेफिनेशन के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। और क्योंकि देखो आप कमेंट में पूछेंगे वो वीडियो, तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि भैया, और मुझे समझ में भी आ पाएगा ना। देखो ऐसा क्या है ना, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बैच लेके आ तो रहा हूँ ना। देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूँ, मैं आपके लिए बैच लेके आ रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे डाउट पूछें। अब मैं आपसे पढ़ा दूँ, मुझे पता नहीं चल रहा ना कि मैं आपको स्लो पढ़ाऊँ तेज़ पढ़ाऊँ। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बता दें कि समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया तो बता दें, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले जो मैंने आज पढ़ाया, जो आपको समझ में नहीं आया, मैं वो पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उस कमेंट से आप मुझे ये भी बताएं कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, या फिर जो मेरी अभी की स्पीड है वो सही है, या मेरी स्पीड जो पहले कल थी या स्टार्टिंग में क्लास में वो ठीक है। तो जो सी आपको स्पीड समझ में आ रही है आप बताएं, मैं वही स्पीड से ही पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ आपको लगता है कि सर स्पीड और तेज़ करें तो मैं स्पीड और तेज़ कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पीड और स्लो कर दूँ पहले से भी, तो मैं और स्लो कर दूँगा। तो जैसा आप चाहेंगे भैया, ये आपका बैच है, मेरा बैच नहीं है, ठीक है। मैं तो सीए बन गया, ठीक है, आपको बनना है। जैसा आप बोलेंगे वैसा पढ़ाऊँगा, जिस तरीके से आप चाहेंगे, ठीक है। तो कमेंट करेंगे वैसे ही पढ़ाएँगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट होंगे पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ट्राई करूँगा मैं आपको लाइव पढ़ाने की, ठीक है। और क्योंकि मेरे को भी एक मोटिव मिलना चाहिए ना, तो वो मोटिव मिलेगा मेरे को 1000 सब्सक्राइबर से। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ अपने, क्योंकि यार आप लोग, ये बैच मेरा CA CS CMA सबके लिए है। आपको पता है मार्केट में आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो 1 लाख स्टूडेंट तो होंगे, मुझे नहीं पता, बट 1 लाख लोगों में से 1000 लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इतना तो कर रहा हूँ ना मैं। इतना हो जाएगा तो मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ आपको, क्लियर करूँगा, लाइव पढ़ाऊँगा तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आ रही तो, अगर नहीं आ रही तो मत करें। देखो नहीं आ रही तो प्लीज़ टाइम वेस्ट भी ना करें, मेरी वीडियो ना देखें, नहीं आ रही तो, आ रही है तो ही देखें भैया, ठीक है। मेरा देखो मैं GST में नहीं आ रहा, मैं बिजनेस के में कवर नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को GST नहीं देना, तो आप सबकी टेंशन ना लीजिए, मेरा तो एडवेंचर है मेरा, ठीक है। मैं तो बैच खत्म करूँगा, आपको समझ में आए ना आए, बट आप कर देंगे बता देंगे तो अच्छा होगा, मैं थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लूँगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक फॉर वॉचिंग।